हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास। तो बच्चे क्वेश्चंस के लिए क्या करो, मतलब बेस्ट रहेगा कि थ्योरी एक बार किताब क्लास में समझ लो या वीडियो देख लो, उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लो किसी भी किताब से, चाहे इनके मॉड्यूल से देख लो चाहे कहीं और से देख लो। सॉल्व एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन करो अटेम्प्ट जेई मेन के, क्योंकि जेई मेन के थोड़े सिंपल होते हैं। अब मैंने 4-5 क्वेश्चन लिख के दिए हैं, हैंड रिटन जो है, वो मुश्किल क्वेश्चन है यार। वो क्वेश्चन ना एंड में करना, जब थ्योरी हो जाए और जेई मेन के भी हो जाए और थोड़ा सा जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो मैंने लिख के दे दिया तुम्हें कौन से जेई एडवांस के क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं। तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच रहेगी। और अभी अभी करना शुरू किया है, आईआईटी के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो धीरे धीरे लेवल बिल्डअप होगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस मत लूज करो, और जिस भी लेवल पे अभी खेल सकते हो उस लेवल पे खेलो। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहे हैं तो बेटर है थोड़े सॉल्व एग्जांपल पढ़ लो किसी किताब से, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद जेई मेन क्वेश्चंस जो मैंने शीट शेयर की है, या फिर तुम्हारे पास कोई किताब होगी प्रीवियस ईयर जेई मेन देख लेना। रिलेटिवली काफी सिंपल होता है। आज की क्लास में मैं थ्योरी जो हमारी बची है वो कवर करके और कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा जैसे पिछली बार किए थे फोटो खींच के। तो वो सब क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। फिर जो नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं, मोस्ट प्रोबब्ली परसों ले लूंगा, फ्राइडे को। उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी मैंने हैंड रिटन प्रॉब्लम दी है। और उसके अलावा जेई मेन की और जेई पीवाई क्यू जो मैंने दिए हैं जेई एडवांस के, उनमें से कुछ डिस्कस करना हो तो वो भी कर लेना। कोशिश करना, एक बार अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे चल रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी क्वाड्रेटिक है, इसके रूट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी थी एसेंशियली, कि किस तरीके से इसके डिस्क्रिमिनेंट पे और बाकी चीजों पर डिपेंड करेंगे रूट्स कैसे हैं। और उसके बाद हमने देखा था लोकेशन ऑफ रूट्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। हमने लोकेशन ऑफ रूट की बेसिक 3 चीजें देखी थी शुरू की। तो वहां से आगे बढ़ते हैं। थोड़े इन्वॉल्विंग केसेस हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश करना थ्योरी को। और ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम रिजल्ट्स को याद करना चाहते हो या समझना चाहते हो, बेटर रहेगा मैथ्स है समझ के करो। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा सामने तो यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम द कंसेप्ट जो क्लियर होगा। चलो, केस 4 देख रहा हूं मैं। केस 3 हमने देखे थे पिछली क्लास में। तो केस 4 है कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड बोथ आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर के। तो इसमें ये बोल रहा है कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर, पहली बात तो है रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन अ नंबर के। तो ये इसमें इसका क्या फंडा होगा ये देख लेते हैं कि अगर दोनों के दोनों रूट जो हैं किसी, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, आवाज यस आ रही है सर। मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ शुरू। तो केस 4 ले रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन अ नंबर के, ग्रेटर देन के। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। अगर वो बोलता है रूट्स आर रियल, तो तुम बोलोगे कि ऑब्वियसली रियल है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर वो बोल देता रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन होता, तो तुम कह देते सीधा डी विल बी ग्रेटर देन 0। इसको ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है कि डी अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट बोल रहा है तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर रूट्स डिस्टिंक्ट बोल रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा है, डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर सिर्फ रियल बोल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। नाउ अब ये कह रहा है कि हमारा जो रूट्स हैं वो के से बड़े होने चाहिए, के कोई रियल नंबर है। तो अगर तुम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो तो क्या ग्राफ बनेगा? देखो, एक ऐसा बन सकता है कि के यहाँ पे है और आपके रूट्स के से बड़े हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये हमारा नंबर है के और हमारे रूट्स के से बड़े हैं। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इनमें ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये हो गया डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या डी ग्रेटर देन 0, वो तो डिपेंड करेगा कैसे फ्रेम किया हुआ है, इसको तो ले लो, ये तो मास्टर कंडीशन है। बाकी सारी कंडीशन इसी के हिसाब से वैल्यू होंगी और सबका कॉमन एरिया निकाला जाएगा कि कॉमन सेट कौन सा है। तो पहली कंडीशन आ गई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये जो पॉइंट है जहां पे फंक्शन मिनिमम होता है या फंक्शन जहां पे मैक्सिमम होता है, इन दोनों पॉइंट पे एक्स हमेशा माइनस बी बाई 2 होता है। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 आ गया। तो ग्राफ से पता चल रहा है कि अगर हमारे दोनों के दोनों रूट के से बड़े हैं तो डेफिनेटली माइनस बी बाई 2 जो होगा वो भी के से बड़ा होगा। ये आपको ग्राफ से देख के पता चल रहा है। एक और तरीका है इस रिजल्ट पे पहुंचने का, वो ये है कि अल्फा इज ग्रेटर देन के, बीटा इज ग्रेटर देन के। तो आप दोनों को ऐड कर दो तो वहीं से भी वही रिजल्ट आएगा। यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 2 के। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन 2 के, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा माइनस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन के। तो चाहे तुम इसे अलजेब्रा से करो चाहे तुम इसे ग्राफ से देख के करो, बात एक रहेगी, रिजल्ट ये रहेगा। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये आ गई।
अब खुद सोचो कि क्या ये दोनों कंडीशन काफी है? क्या ये दोनों कंडीशन काफी है कि माइनस बी बाई टू ए से बड़ा हो के और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, माइनस बी बाई ए टू ए ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। काफी है सर कंडीशन। काफी नहीं है, काफी नहीं ए है। पे सर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान से सोचो, काफी इसलिए नहीं है कि ये जो है, ये फिगर बना रहा हूं मैं, अगर मैं के को यहां रख दूं तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, और ये वाली कंडीशन, ये तो खैर डी है, इसको तो छोड़ दो। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस वाले केस में भी फुलफिल हो रही है, अगर तुम ध्यान से देखो। हालांकि तुम मुझे ये कह सकते हो कि सर इस वाले केस में आप तो लेके चलते अल्फा ग्रेटर देन के बीटा ग्रेटर देन के, लेकिन अगर तुम इसको ग्राफिकली अलजेब्रिकली ना देखो, सिर्फ ग्राफिकली देखो, तो ये वाला जो केस बनाया है मैंने, ये वाला केस, लेट्स से केस ये जो जो भी केस है, ये जो डब्बे में बना रहा हूं मैं, तो इस वाले केस में भी तुम्हारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, माइनस बी बाई टू ए जो है के से बड़ा है, और तो इसका मतलब है कुछ और कंडीशन भी चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए होगी यहाँ पे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी वो देखने के लिए देखो तीसरी कंडीशन कैसे आएगी। कुछ डिस्कस करना है तो कर लो इस समय मेरे साथ, इस समय अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो एक बार। हाँ बोलो सर ए पॉजिटिव होगा ना इसमें, तो ए पॉजिटिव है और सर बी पॉजिटिव हाँ रहेगा, हाँ नेगेटिव हाँ, रहेगा। देखो देखो, नहीं नहीं, ए पॉजिटिव, ए देखो, अगर मैं ये केस देखता हूँ ग्राफ में, अब इस ग्राफ में एक काम करते हैं, इस ग्राफ में ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर इस ग्राफ में ए पॉजिटिव है तो जो एफ ऑफ के है, फंक्शन की वैल्यू के पे, वो कितनी आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव फंक्शन की आएगी। वैल्यू के पे पॉजिटिव आएगी। और इस वाले केस को देखो, केस टू को, केस टू में क्या हो रहा है, केस टू में क्या हो रहा है, ए इज लेस देन जीरो, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के कितना आएगा, एफ ऑफ के भी नेगेटिव आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव है, और ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है। ये कंडीशन लगानी जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन से ये इंश्योर हो जाएगा कि के जो है रूट्स के बीच में नहीं है, वरना ये वाला केस फंस जाएगा, ये वाला केस भी फंस सकता है, तो आपके पास सही सोल्यूशन नहीं आएगा। तो के को बेसिकली रूट से पहले होना पड़ेगा, तो पहले होने के लिए एक और मास्टर कंडीशन आएगी, वो होगी ए इंटू एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो जो मैं लिख रहा हूँ, इस कंडीशन में ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो में, इसमें ये वाला केस भी इंक्लूड हो गया और ये वाला केस भी इंक्लूड हो गया। तो जो दो सब केसेस हैं वो दोनों के दोनों केस इस वाले केस में इंक्लूड हो आते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है क्वेश्चंस में इस तरीके से रिजल्ट निकालने की, और ये यूज होगी। तो ये तीसरी कंडीशन आएगी, क्योंकि ये कंडीशन इंश्योर कर देगी जो के है वो रूट्स के बीच में ना हो, क्योंकि वरना ये वाला केस बन सकता है जहां पे के रूट्स के बीच में हो और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। तो उस केस को एलिमिनेट करने के लिए एक तीसरी कंडीशन जरूरी है, विच इज दिस। तो अगर कोई बोलता है रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन अ नंबर के, तो जो कंडीशन आएगी वो होगी, पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो तो लगेगी लगेगी। दूसरी कंडीशन आएगी, क्योंकि दोनों रूट के से बड़े हैं, इसका माइनस बी बाई टू है, पक्का के से बड़ा होगा, ये कंडीशन आएगी। और तीसरी कंडीशन आएगी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर तुमने ये कंडीशन नहीं लगाई तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला केस बीच में ना आ जाए कि के यहाँ पे आ गया और माइनस बी बाई टू माइनस के से बड़ा। ये इसकी थ्योरी है, इसमें पूछ लो, कुछ पूछना है डिस्कस करो, उसके बाद आगे चलेंगे। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बाद में। करो डिस्कस। सेकंड केस बता दो सर, मतलब माइनस बी बाई टू केस से बड़ा होगा तो मतलब बीच वाला केस कैसे फंस रहा है उसमें? देख, माइनस बी बाई टू ए बीच वाला केस फंस जाएगा ना। सपोज कर मैंने एक केस ले लिया जिसमें के को मैंने Yes. रूट्स के बीच में डाल दिया, ठीक है सर। ये देख, ये मैंने फिगर बनाई, ये फिगर बनी, ये मेरे रूट्स है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, Yes, और sir. मैंने के को यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया के को, तो माइनस बी बाई टू ए कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस बी बाई टू ए कैसे ज्यादा है ना, तो ये अगर केस लेगा तो माइनस बी बाई टू ए कैसे ज्यादा है, तो सिर्फ इस कंडीशन से बात नहीं बनेगी, हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि के यहाँ तो अल्फा से छोटा हो, मतलब के अल्फा से छोटा है, ये इंश्योर करना है। तो वो करने के लिए एक ही तरीका है कि ए इंटू एफ ऑफ के को तू ग्रेटर देन जीरो कर दे, उससे हमेशा ये इंश्योर हो जाएगा कि के जो है वो रूट्स के बीच में ना हो। क्योंकि अगर ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो हो गया तो इसका मतलब गारंटी हो जाएगी के रूट के बीच में है, ये हम यूज करेंगे अगले केस में। ए एफ ऑफ के लेस देन जीरो का मतलब है के रूट के बीच में होगा हमेशा, क्योंकि ये वाला केस देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के यहाँ आएगा, नेगेटिव के बीच में होगा, और इस वाले केस में अगर ए नेगेटिव है के यहाँ पे आ जाएगा, के पॉजिटिव हो जाएगा एफ ऑफ के, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो ये वाला केस हम आगे लगाएंगे जब हमको के रूट्स के बीच में चाहिए होगा। इस वाले केस के लिए जरूरी है, हाँ, इस वाले केस के लिए तीन कंडीशन है जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखी है सर्कल में। पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो बच्चों। सर वो वाली कंडीशन तो लगा सकते हैं ना कि के पे वैल्यू ज्यादा आएगी अल्फा बीटा से।
के पे वैल्यू ज्यादा आएगी अल्फा बीटा से, हाँ कह सकता है। देख वैल्यू ज्यादा की बात जो है ना, उसमें तेरे को देखना पड़ेगा कि फंक्शन का साइन क्या है, क्योंकि अगर तू ये वाला ग्राफ देखे जो मैंने ग्राफ 2 बनाया है, तो इसमें तेरा के पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा थोड़ी आएगी, के पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और अल्फा पे नहीं सर, फंक्शन की ए वैल्यू जीरो इंटू है। एफ के, अगर ए इंटू हाँ एफ हाँ के करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए इंटू एफ के, ठीक है, ए इंटू एफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जरूरी है। सर ए निगेटिव है तो एफ का निगेटिव ही होगा। और क्या, ये देख, ये वाला ग्राफ देख, अगर ए नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। डाउट है? नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये 3 कंडीशन बनेंगी इस वाले केस में। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि भाई रूट जो है वो दोनों के दोनों रूट के से ज्यादा हैं, मैं लूंगा एक क्वेश्चन अभी ये सारी केसेस करा के, तो फिर क्लियर हो जाएगा थ्योरी के लेवल पे। दोबारा एक बार इसका ग्राफ बना रहा हूं ताकि किसी को कुछ पूछना है तो उसमें पूछ लो। मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों के दोनों रूट के से बड़े हैं। तो अगर तुम ग्राफिकली करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सामने ये 2 ग्राफ बनेंगे कि के यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि दोनों रूट के से बड़े हैं, या फिर के यहाँ पे हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो आती है वो आती है कि मिडिल पॉइंट जो है पैराबोला का -b/2 है वो के से ज्यादा होगा, तो ये ऑब्वियस है, तो ये कंडीशन आएगी। और डी ग्रेटर देन 0 ये तो होना ही होना है, इसको तो मतलब मास्टर कंडीशन है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये देख के पता चला। आई एम सॉरी, नेट चला गया था दोबारा, आज थोड़ी सी नेट में दिक्कत आ रही है, मैंने ना अभी अपने मोबाइल से नेट लगा लिया। ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है स्क्रीन दोबारा? यस यस सर। ठीक है बच्चों, सॉरी दोबारा नेट चल रहा है बार बार, तो मैंने नेट फोन से लगा लिया, अपने वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये चौथा केस था, चौथा केस हम देख चुके हैं। चौथे केस में हमने क्या किया, d ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, -b/2a ग्रेटर देन k एंड a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसी कंडीशन को यूज करके हम आगे वाले केसेस भी निकालेंगे। अब मैं आ रहा हूँ केस 5 पे। अभी भी अगर किसी को केस 4 डिस्कस करना है तो कर लो, वरना मैं केस 5 पे आ रहा हूँ, अगला केस। ठीक है, बोथ रूट्स आर लेस देन के। खुद बताओ क्या होगा, अब देख के पता चल रहा है क्या होना चाहिए, दोनों रूट के से छोटे होने चाहिए। अब दोबारा वही कंडीशन आ जाएगी, ये के हो गया या फिर ये के हो गया, ये 2 कंडीशन बन जाएंगी। अब आपको वही करना है, इसमें क्या कंडीशन आएगी खुद सोचो। ये आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या आएगा बोलो अगला? -b/2a is less than -b/2a बिल्कुल सही, -b/2a लेस देन के, बिल्कुल सही। अगला a f f of सेम of रहेगा। k बहुत बढ़िया, सेम रहेगा, ए एफ के ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये चीजें दिखनी शुरू हो जानी चाहिए अब, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, जैसे ये केसेस है तुम्हारे सामने 4 और 5 कि एक में लेस देन के है, एक में ग्रेटर देन के है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये 3 रिजल्ट लिखे हैं, तुम्हें याद करने हैं या समझने हैं? तो आई एम प्रेटी श्योर ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर समझ के हो जाएगा, इसमें याद करने का कुछ नहीं है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, बाकी अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। तो केस 5 तुम्हारे सामने है। अब आते हैं केस 6 पे। केस 6 कहता है के लाइज बिटवीन द रूट्स। अब जरा सोच के करना, आराम से समझ के करना कि, और ये देखना कि कोई कंडीशन छूट ना जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो के लाई बिटवीन द रूट्स, बताओ क्या होगा? के लाई बिटवीन द रूट्स का मतलब क्या है? या तो ये सिचुएशन आएगी या फिर ये सिचुएशन आएगी, 2 सिचुएशन पॉसिबल है। बोलो क्या क्या होना चाहिए रिजल्ट, तुम ही लोग बोलो। डी ग्रेटर देन 0। पहली बात डी ग्रेटर देन 0, इसमें ध्यान रखना, अगर वो बोलता है के लाई बिटवीन द रूट्स तो डी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता इस बार, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब है एक ही रूट होगा। लेकिन अगर के रूट्स के बीच में है तो इसका मतलब डेफिनेटली 2 रूट है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और बोलो, और क्या कंडीशन जरूरी है? a of f के नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, ए ऑफ एफ के नेगेटिव होगा। क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है दोनों, या कुछ और भी चाहिए? सफिशिएंट तो लग रही है। सफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है, ये सफिशिएंट रहेंगी बच्चों। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा होता ही है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो हमेशा रूट के बीच में होगा। ये सफिशिएंट है बच्चों कंडीशन। देख लो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो कर लो एक बार, कि अगर रूट के बीच में होगा तो ये कंडीशन सफिशिएंट है उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। ए एफ ऑफ के लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब के रूट के बीच में हो, और कोई तरीका नहीं है। दोनों फिगर देख लो अपने आप। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ के लेस देन, सॉरी ए लेस देन 0 है तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अगर के रूट के बीच में है, और यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ के लेस देन 0 हो जाएगा अगर के रूट के बीच में। तो ये दोनों कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन हमेशा ये इंश्योर करेगी कि जो आपका के है वो रूट्स के बीच में है, और क्योंकि 2 रूट्स हैं तो इसलिए डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मेरा मानना है क्लियर होगा ये। चलूं आगे।
यस सर। ठीक है बच्चों, एक मिनट चलते हैं। ठीक है, अब आया केस नंबर 7। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मिटा रहा हूं मैं इस स्क्रीन को। 1 2 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। केस 7, रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। चलो देख लेते हैं क्या है। अब अगर रूट्स K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो D, तो जहां तक D की बात है तो D तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। D में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। सोचो जरा और डिस्कस करो। सर ये तो फोर्थ और फिफ्थ इसका मिक्स है। ये फोर्थ और फिफ्थ का मिक्स है। हाँ कह सकता है, हाँ कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। लेकिन क्वेश्चन डिपेंड करता है ना किस तरीके से बोल रहा है। वो कर देगा, कंबाइन कर देगा दोनों केसेस को, तो ये वाला केस आ जाएगा। चलो सर बढ़ते हैं इन्होंने इसमें। पहला अलग भी कर केस, हाँ हाँ क्लब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गणित है, जहां से मर्जी पकड़ लो। पहला केस D विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो बोल रहा है रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो ये भी हो सकता है कि एक ही रूट हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला केस हो गया D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बोलो क्या होगा दूसरा केस? सबको दिख रहा होगा, -B/2A शुड बी लेस देन K2 ग्रेटर देन K1। अब बताओ ये काफी है या और भी कुछ चाहिए? बताओ, अगर और कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? FK into FK2 greater than 0। दोबारा बोलो। सर F of K1 और into F of K2 greater than 0 होगा। बाकी बच्चे जरा सोचो क्या बोल रहा है हमारा दोस्त। हमारा दोस्त कह रहा है सर F of K1 into F of K2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो इससे हो जाएगा। तुम लोग क्या बोलते हो? सोचो जरा एक बार क्या बोल रहा है ये। ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसने बोला है। यस गलती सर होगी सही बेटा। है। हाँ सही है। हाँ लग तो रहा है। नहीं लग रहा है, सही नहीं है। सोचो जरा, सही नहीं है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। देखो F of K1 into F of K2 पॉजिटिव यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। A ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए उसके साथ। एक हाँ यही तो गेम है। F of K1 into F of K2 यहाँ पे हो जाएगा भैया। ये जो ये अगर ये हो जाएगा तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन हमारा केस नहीं है, वो गलत है। तो पता क्या करना पड़ेगा? और केस लगाने पड़ेंगे दो। पहला केस होगा यही वाला और दूसरा केस होगा ये वाला। ये दोनों केस साथ साथ चलाने पड़ेंगे ए वाले, अदरवाइज पंगा हो जाएगा। क्या पंगा हो सकता है वो मैंने तुम्हें नीचे फिगर बना के दिखा दिया। ये 4 केस लगेंगे इसके अंदर। वो जो तुम बोल रहे थे 4 और 5 का कंबाइन है, 5 और 6 का, बिल्कुल ठीक है। ये इन दोनों केस का कंबाइन है बेसिकली, वो जो हमने केस किया था ऊपर। लेकिन ये तुम्हारे सामने मास्टर कंडीशन है इस वाले केस की। अगर रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2 होंगे तो ये रिजल्ट लगाना पड़ेगा। और ये रिजल्ट क्यों नहीं लग सकता उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि वहां पंगा हो जाएगा। अगर वो K1 K2 रूट के बीच में हो गए तब भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये K1 हो गया और ये K2 हो गया तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि -B/2 इनके बीच में हो सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ए को लेकर चलना पड़ेगा आपको, A into F of K1 ग्रेटर देन 0। क्योंकि जैसे तुम कहोगे A into F of K1 ग्रेटर देन 0, तो तुम इस बात को इंश्योर कर रहे हो कि K1 जो है रूट्स के बीच में नहीं हो सकता। वही हमें चाहिए। करो डिस्कस, कुछ करना है तो, कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। ठीक है, क्लियर है ये वाला केस? यस चलो बढ़ रहा हूं मैं आगे। सर ये वाला दोबारा से बताना। ये वाला दोबारा से बताना, ठीक है बेटा। बच्चे देख इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो रूट्स है K1 एंड K2 के बीच में होने चाहिए। तो ये समझ ले कि ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ये मुझे दोनों K1 और K2 के बीच में चाहिए। मतलब K1 जो है रूट से छोटा होना चाहिए और K2 जो है रूट से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है, हमको इसके लिए कंडीशन ड्राइव करनी है। तो इसके लिए कंडीशन ड्राइव करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि 2-3 कंडीशन तो सीधी दिख रही है हमको। पहली ये D ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, ये केस हो गया। और दूसरा केस हो गया कि -B/2A जो हमारा है फंक्शन का मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो K2 से कम होगा और K1 से ज्यादा होगा। ये भी हमको दिखाई दे रहा है। तो ये दो चीजें तो साफ दिख जाती हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि K1 K2 के बीच में रूट्स होने चाहिए। तो ये जो ग्राफ बनाए हैं मैंने दोनों के दोनों, ये ग्राफ देख के एक बच्चे के दिमाग में ये आया। उसने कहा कि सर F of K1 into F of K2 को ग्रेटर देन 0 कर दो, तो उससे ये हो जाएगा कि भाई K1 K2 जो है इस तरीके के होंगे जैसे ग्राफ में बने होंगे। लेकिन जब ये तुम करोगे तो इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, गड़बड़ मतलब एक पॉसिबिलिटी है जिसमें गलती हो जाएगी। वो ये है कि अगर तेरा ग्राफ ऐसा होता तो K1 अगर मैं यहाँ ले लूँ और K2 मैं यहाँ ले लूँ
तो ये कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला केस ले ले या फिर नेगेटिव वाला केस ले ले, दोनों केस में तू देखेगी कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हमको के वन के टू रूट्स के बाहर चाहिए थे, अंदर नहीं चाहिए थे। तो इसलिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो इसको अगर हमने हटा दिया कि ये नहीं है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर हमें और क्या कंडीशन चाहिए जैसे इंश्योर हो जाए कि के वन के टू रूट के बाहर हो। तो वो कंडीशन वही है जो पिछले वाले केस में थी। पहली कंडीशन ए ऑफ एफ ऑफ के वन शुड बी ग्रेटर देन 0, साइमल्टेनियसली ए ऑफ एफ ऑफ के टू शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं ना कि ए एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन 0, तो इससे इंश्योर हो जाता है कि के वन कभी भी रूट्स के बीच में नहीं होगा, रूट्स के बाहर होगा, रूट्स के बीच में नहीं होगा। तो इसलिए ये तीन कंडीशन निकल के आती हैं इस वाले केस में, जब हमको दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में चाहिए। करो, पूछो, किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी भी? बोलो, चलूं आगे? यस सर। ठीक है बच्चों, इन चीजों को ना रिवाइज कर लेना, जो भी तुम्हारे पास किताबें वगैरह होंगी, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे होगे, या 11th-12th में नहीं है, तो इनकी जरूरत पड़ती है आईआईटी के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस करोगे तो दिखा समझ में आएगा। अरे मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आई विल पिक अप क्वेश्चंस, आईआईटी वाले भी ले लूंगा थोड़े, ताकि एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए हम लोग। चलो यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 8। अब सारे केस क्लियर हो जाएंगे तुम्हें, अब सारे रिलेटेड ही है। केस 8 बोल रहा है कि बोथ k1 एंड k2 लाई बिटवीन रूट्स। खुद सोचो क्या होने वाला है, कॉपी में बना लो बेशक। बोथ k1 एंड k2 लाई बिटवीन रूट्स, दोनों के दोनों k1 k2 रूट्स के बीच में है। अब देखो, पहली बात तो ये हो गई कि अगर वो बोलता है k1 k2 रूट्स के बीच में है, तो ये ऑब्वियस हो गया कि d जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अब रूट्स को अलग अलग होना पड़ेगा तभी k1 k2 के बीच में आएंगे। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना कौन से केस में d ग्रेटर देन 0 लगाना है, कौन से में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। ये हो गया। और बताओ क्या होगा, अब बताओ। k1 एंड k2 रूट के बीच में करना है। और ए एफ के टू जो है छोटे होंगे 0 से। हाँ बस, बहुत बढ़िया। क्योंकि k1 k2 रूट के बीच में है, तो भाई a f k1 को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी वो रूट के बीच में हो। ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए अब तक। तो ये हो गया a f k1 will be less than 0 and a f k2 will be less than 0, that's all। अब इसमें ध्यान रखना, माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम कि माइनस बी बाई टू ए k1 k2 के बीच में होगा या क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डिपेंड करता है रूट के बीच में -1 माइनस बी बाई टू ए और k1 k2 कहाँ पे प्लेस्ड है रिलेटिवली। तो ये जो हमने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन काफी है बच्चों इस केस के लिए कि दोनों के दोनों रूट, मतलब k1 k2 जो है दोनों नंबर रूट के बीच में हो। देखो ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, ठीक है, कुछ भी कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ m दे देगा, यहाँ पे कुछ प्लस c करके 3 करके 0 कर देगा, कुछ कंडीशन दे देगा और कह देगा कि फाइंड द कंडीशन ऑन m, यहाँ पे फंक्शन ऑफ m दे रखा है उसने, फाइंड द कंडीशन ऑन m such that one root is less than 3 and another root is greater than 4। तो एक रूट 3 से कम हो, अब एक रूट को 3 से कम करना है, इसका मतलब 3 यहाँ पे होगा, और दूसरे रूट को 4 से ज्यादा करना है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो उसमें तुम्हें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भैया a इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ 4 लेस देन 0, इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो वहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके आसपास, तुम्हें दिखाई देंगे आईआईटी वाली किताब में। काफी कुछ डिस्कस करना है कंसेप्चुअली तो कर लो अभी, वरना मैं यहाँ से फिर आगे चलता हूँ। सर एक रूट 3 से छोटा होगा और दूसरा 4 से बड़ा होगा, तो ये बाहर भी तो आ सकते हैं। एक रूट 3 से छोटा होगा और दूसरा रूट 4 से बड़ा होगा, तो बाहर कैसे आएंगे? सर अगर एक वो रूट को एक देख, एक रूट ये 3 है, तो एक रूट तुझे 3 से छोटा चाहिए और ये 4 है, और एक रूट तुझे 4 से बड़ा चाहिए, तो बाहर कैसे आएंगे? एक रूट यहाँ ऐसे तो बनेगा, एक 3 से छोटा बनेगा, एक 4 से बड़ा बनेगा, 3 और 4 दोनों रूट के बीच में आ जाएंगे ना। ऐसे तो बन नहीं सकता ना भाई, ऐसे बनेगा तो एक रूट 3 से छोटा कहाँ हुआ? एक रूट को 3 से छोटा करना है तो 3 तो रूट के बीच में आएगा ना। नहीं समझ रहा? दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक रूट 3 से छोटा और दूसरा रूट 4 से बड़ा, इसका मतलब है कि भैया दोनों के दोनों रूट 3 और 4 रूट के बीच में आ जाएंगे ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है किस तरीके से दिया गया है। मैंने जानबूझ के ऐसा दे दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर होते हैं। चलूं बच्चों आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, लो भाई अगला केस, केस 9। exactly one root between k1 and k2।
K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए। अब देखो केस क्या क्या बन सकते हैं। एक केस बन सकता है ये वाला जो मैंने यहाँ बनाया, या फिर इसका ये वाला केस भी बन सकता है, K1 K2। ऐसे ही माइनस वाले के लिए बन जाएंगे, ये ग्रेटर देन 0 के लिए बना दिए हैं मैंने, ए लेस देन 0 के लिए भी ऐसे बन जाएंगे। कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन डी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट को चाहिए K1 K2 के बीच में, इसका मतलब दो रूट डेफिनेटली होंगे, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताओ, देख के पता चल रही है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब लगेगी है ए टाइम्स K1 क्या, बोलो बोलो, ए टाइम्स K1 is greater than 0 और A times K2 is smaller than 0। नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगी ना, दोनों केस हो सकते हैं FK1 ना। F of हाँ, K1 K1 हाँ। FK2 बिल्कुल less than सही, 0। बिल्कुल सही। अब आया हमारे दोस्त ने जो बोली थी बात पहले, क्योंकि जैसे तुम कहते हो FK1 और FK2 लेस देन 0, इसका मतलब FK1 और FK2 के साइन अलग अलग है, तो इसका मतलब है उन दोनों में से एक रूट के बीच में है और एक रूट के बाहर है, इस बात की गारंटी है। ये ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको fx मान लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी f ऑफ अल्फा 1 इंटू एफ ऑफ अल्फा 2 लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब है गारंटेड है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 में से एक ना एक नंबर रूट्स के बीच में होगा। अब कौन सा होगा ये नहीं बता सकते यहाँ से, लेकिन एक ना एक रूट, एक ना एक नंबर होगा, या तो ये वाला केस बनेगा या ये वाला केस बनेगा। तो ये बन जाएगा केस इसका, जिसमें आपका एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में है। करो डिस्कस बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं इस टाइप के केसेस सॉल्व करूंगा, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझेंगे उसको साथ साथ। किसी को अगर कुछ पूछना है, ये जो हमने 9 केस डिस्कस किए हैं थ्योरी में, तो एक बार मुझसे डिस्कस कर लो अगर भी करना है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से समझना क्या कह रहा है, उसके बाद एक रफ फिगर बना के अपना कॉमन सेंस लगा के, कंसेप्ट लगा के आंसर निकालना, बजाय इसके कि रिजल्ट याद करो। अगर फंसते हो कहीं पे और कुछ नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सही नहीं आ रहा, तो एक बार थ्योरी को रेफर करके देख लेना कि भाई क्या डिस्कस हुआ था क्लास में, जिससे आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज बेटर है कि अपना कंसेप्ट से ही करो, बजाय इसके कि हमें याद करें कुछ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर इसका एग्जांपल लेके समझाइए ना। केस हाँ, 9 एग्जाम्पल पे का। आ रहा हूँ, एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ बेटा, अब मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी? नो सर। चलो ठीक है। अब एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पहले भी यूज की थी मैंने एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ऊपर कंडीशन डालेंगे कि इसके रूट्स किसी नंबर से ज्यादा हो, किसी नंबर से कम हो, उस टाइप की सोल्व करेंगे इसको। तो पहले इसको एक बार एनालाइज करके इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट करना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी एम स्क्वायर माइनस 10m माइनस प्लस 9, ये बन रहा है, विच इज m माइनस 1 m प्लस 1 इंटू m माइनस 9, नहीं m माइनस 1 इंटू m माइनस 9। तो ये बन गया बच्चों हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कहता हूं कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस ले लेता हूं, क्वेश्चन उसी हिसाब से देख लेंगे, ग्रेटर देन 0 करना है कि इक्वल टू 0 करना है, वो बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच टेल्स मी ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और मेरा जो m है वो, तो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। मैं क्लोज लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं उसको ओपन कर दूंगा, तो वो हम लोग उसी हिसाब से यूज कर लेंगे। कहाँ चला गया एकदम, ठीक है। ये हो गया, ये यूनियन, ये आ रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है ना, माइनस 1 थोड़ी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा ये। तो 1 से होगा ना? हाँ 1 होगा, 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी, ये बनेगा ना बच्चों, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन आ गई, मेजर कंडीशन जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक मैं तो ये सजेस्ट करूंगा तुम लोग भी साथ साथ ट्राई करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठे होगे और मैं भी यहाँ पे फिर सोल्व कर दूंगा, जिससे हमारा थोड़ा इंटरस्टेंड हो जाएगी। देखो पहला पार्ट कह रहा है इसका, पार्ट 1 रूट स्मॉलर देन 2 लिख लो और ट्राई करो, 1 रूट लेस देन 2, अदर रूट ग्रेटर देन 2।
क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, 1 रूट लेस देन 2, अदर रूट ग्रेटर देन 2। तो एक रूट 2 से कम है, ए क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक रूट 2 से कम है, इसका मतलब ये 2 बनेगा यहाँ पे। तो अल्फा 2 से कम है और बीटा 2 से ज्यादा है, ये मान लो, ये बन रही है फिगर। क्या कंडीशन लगेगी बताओ? इसमें कंडीशन लगेगी a इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0। ये दिख रही होगी, नहीं दिख रही? यस सर। और देखो एक चीज हो रहा है, उसने ये भी बोला है कि एक रूट 2 से कम होना चाहिए, एक रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है 2 अलग अलग रूट है, तो इसका मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन जैसे ही तुम लगाओगे तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि एक रूट 2 से कम है और दूसरा रूट 2 से ज्यादा है। तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो और मुझे एम की वैल्यू बता दो ग्रेटर कितनी देन आएगी। इक्वल टू आएगा ना, दोबारा बोल। डी ग्रेटर देन इक्वल टू। नहीं 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 नहीं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे होगा? जब वो बोल रहा है कि तेरा एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है, इसका मतलब दोनों रूट अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। यस सर, और अगर ठीक दोनों है रूट डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। निकालो, सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो कि एम की कौन सी वैल्यू के लिए ये चीज वैलिड रहेगी। बोलो कितना आ रहा है? m ग्रेटर देन 10। एम ग्रेटर देन 10, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें आ जाएगा ए एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। तो ए एफ ऑफ 2 लगाओगे, ए की वैल्यू तो 1 है, 10 ए से 1 दे रखा है। इन्फिनिटी आ रही है। हाँ 10 से इन्फिनिटी आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एम माइनस 3 प्लस एम लेस देन 0। ये एफ ऑफ 2 है बेसिकली, दिस इज एफ ऑफ 2, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है हमारी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये दे देगा हमको एम ग्रेटर देन 10। अब एम ग्रेटर देन 10 को अगर मैं इसके उसके साथ दूंगा, वैसे ये नहीं होगा इस केस में, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन होगा क्योंकि डी वो है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? एम बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया अगर एम हमारा 10 से बड़ा होगा तो पक्का एक रूट 2 से छोटा होगा और एक रूट 2 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन आएगी। एक छोटा सा केस लिया है मैंने, अब मैं और 2-3 केस ले लूंगा ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इसमें किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो एक बार डिस्कस कर लो पहले, ठीक है? चलो अगला केस। अगला केस मैं यही लिख रहा हूँ, उसको ट्राई करो अब तुम लोग। अगला केस कह रहा है एग्जैक्टली 1 रूट, नहीं नहीं एक मिनट, 1 रूट स्मॉलर देन 2 ग्रेटर अदर ग्रेटर देन 2 हो गया। दूसरा केस, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, केस 2 सेकंड केस करो इसे सॉल्व साथ साथ। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, निकालो इसकी वैल्यू, अपने आप फिगर बनाओ और अपने आप इसके केसेस बना के एक बार सॉल्व करो। टाइम लगेगा थोड़ा बट कोई बात नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व करो फिर मैं कर दूंगा सॉल्व, यही पे कर दूंगा। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, अब ये ध्यान रखना अगर वो बोल रहा है बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 तो रूट्स कैन बी इक्वल आल्सो, तो उस केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी दोनों कंडीशन निकालो अपने आप और बताओ कितना आंसर आएगा। फिगर ये बनेगी, दोनों रूट 2 से बड़े हैं। तो कंडीशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, वैसे तो अपने आप लिखो तुम लोग। ये कंडीशन होगी पहली, दूसरी कंडीशन ये दिख जानी चाहिए तुम लोगों को, ये वाली कंडीशन दिख जानी चाहिए, माइनस बी बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि दोनों रूट 2 से बड़े हैं। और तीसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए? तीसरी कंडीशन आनी चाहिए ए इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 केस अगर तुम करोगे तो इसका मतलब गारंटी हो जाएगी कि दोनों के दोनों रूट 2 से बड़े हैं। किसी को अगर डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लो, बाकी बच्चे जो इसको निकालना चाहते हैं एक बार सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। ये लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन दिखाई देंगे तुम्हें, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है इसमें। कुछ पूछो, किसी को कुछ डिस्कस करना तो करो।
बोलो आंसर कितना आ रहा है? 9 क्लोज 10 ओपन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये होगा जो मित्र ने बोला हमारे, m विल बिलोंग टू 9 क्लोज 10 ओपन। ये कंडीशन आ जाएगी जब इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो दिस विल बी द आंसर। किसी को पूछना है तो पूछ लो, कहोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, वैसे सिंपल सा केस है। इस वाले केस से तो ये आ ही रहा है, देख के पता चल रहा है, इससे ये आ रहा है। इस वाले केस को लगाओगे तुम -b/2a ग्रेटर देन 2 करोगे तो तुम्हारा आएगा m ग्रेटर देन 7 अगर तुम इसको करोगे। और तीसरा केस जो है उसको लगाओगे तो ये बोलेगा m लेस देन 10। तो जब तुम इन तीनों केसेस को कंबाइन कर दोगे, m लेस देन 10 को, m ग्रेटर देन 7 को और पहले वाले डी वाले केस को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। किसी को पूछना है तो पूछ लो। सर बोलो। सर जैसे अगर ऐसा होता कि जो जो डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास इंटरवल आता वो 9 से 10 क्लोज आता दोनों तरफ, और सर हमारे पास इसमें जो a इंटू f2 पे जो है वो m लेस देन 10 आ गया, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें मतलब इक्वालिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, 9 पे आएगी, 10 पे नहीं आएगी ना, क्योंकि 10 तेरा क्लोज आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए, लेकिन f(2) बोल रहा है लेस देन 10, तो फिर 10 अगर लेस देन 10 बोल रहा है तो इक्वालिटी कैसे आ जाएगी? ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान देना, यहाँ पे समझ जाओगे अब। अगर वो बोल देता बोथ रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सपोज करो ये कर दूं मैं, बोथ रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो क्या कंडीशन, क्या डिफरेंस पड़ेगा क्वेश्चन में? बोलो। बोथ रूट्स एक ग्रेटर देन root और two। इक्वल टू 2। हाँ, एक रूट तो 2 ही होएगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो, अगर एक रूट 2 हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी बस, af(2) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह af(2) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हट जाएगा यहाँ से। नहीं, ये तो ये रहेगा, ये तो रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा बेसिकली, अगर मैं कह दूं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि अगर इक्वल टू 2 कर दोगे तो a इंटू f(2) कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी बस। आ रही होगी ये चीज समझ में सबकी मेरे ख्याल से? सर -b/2 पे नहीं आएगी इक्वालिटी? ना ना, -b/2 पे कैसे आ जाएगी? सर इक्वल टू है ना 2 के, सर 2 पे सर मतलब का वो हाँ, टर्म हो लेगा सकता है। हाँ, एक्सट्रीम केस लेगा तो हो सकता है, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा, ये वाला केस बन जाएगा कि यस यही सर, जो रूट है यही -2 हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा बेसिकली, यस सर, यही 2 हो जाएगा, यही -b/2 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, Yes. कर सकता है, कर सकता है, ठीक है, पॉइंट है। बच्चों क्लियर है ये वाला थोड़ा सा वेरिएशन भी जो हमने डिस्कस किया, या कुछ पूछना किसी को तो एक बार डिस्कस कर लो। सर ये वेरिएशन फिर से समझा दो। सर रैंडम क्वेश्चन आएगा तो थर्ड केस कैसे याद करेंगे? दोबारा बोल, रैंडम क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो थर्ड केस तो याद नहीं रहेगा सर। अरे कैसे नहीं रहेगा तेरे को, तू कॉमन सेंस लगाएगा तो याद रहेगा ना। देखो एक बार दोबारा करा रहा हूँ मैं, ये चीज जो बोल रहा हूँ। तेरे को कोई बोलता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके मैं कहता हूँ कि रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों रूट के से बड़े होने चाहिए या के इक्वल होने चाहिए। तो ये तेरे को देख के पता चल रहा है कि यार ग्रेटर देन इक्वल टू के बोल रहा है, तो स्पेसिफिक केस बन सकता है। एक केस तो ये बनेगा कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक सिर्फ ए ग्रेटर देन 0 वाला केस ले रहा हूं मैं। एक केस ये बनेगा कि यहाँ पे हो गया। दूसरा केस क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि भाई के जो है रूट पे हो जाए। और एक और केस बन सकता है स्पेसिफिकली कि दोनों रूट के से बड़े होने चाहिए, के इक्वल होने चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये हो गया, लो के ही रूट हो गया। तो ये 3 केस बनेंगे। तो जब तू ये 3 केस लगाएगा तो तू क्या कहेगा? सबसे पहले तो तू कहेगा डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा केस तू क्या कहेगा? इनको देख के तू ये कह सकता है कि -b/2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये तो कह सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू के। और तीसरी चीज तो क्या कह सकता है इनको देख के? तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि f ऑफ k, a इंटू एफ ऑफ k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि k पे भी रूट हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो ये 3 केस बन जाएंगे अगर ऐसा केस होगा तो। वो तो केस पे डिपेंड करेगा, इसलिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। क्योंकि पंगा पता क्या है, अगर तुमने इस इक्वालिटी की जगह, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अगर इनइक्वालिटी लगा दी, ये हटा दिया काले छोटे वाला, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आंसर में दोनों ऑप्शन देने वाला है, उसे पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए तो कंसेप्ट की वैल्यू होती है बेटा। चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला क्लियर होगा। किसी को अभी भी कुछ डिस्कस करना है, डाउट तो कर लो इसमें एक बार, वरना फिर मैं अगले केस में बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, कंडीशन यही है, मतलब इक्वेशन यही है जो लिखी थी, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। x² -
m माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जहां से हमारा आता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल के आता है m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका केस 3, एक और केस नेक्स्ट। अपने आप फिगर बनाओ और अपने आप सॉल्व करो। केस 3 बोल रहा है एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 एंड 2। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 एंड 2। बनाओ फिगर और करो सॉल्व। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 एंड 2, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा केस बनेगा। अब थ्योरी हम कर चुके हैं उस केस की, अब तुम्हें अपने आप कंसेप्ट लगा के उस केस के कंडीशन लगानी है इनके ऊपर। निकालो, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। अब इसमें ध्यान रखना, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 एंड 2 बोल रहा है तो डी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं होगा अब, क्योंकि रूट्स के बीच में 1 और 2 के बीच में रूट आएगा एक और दूसरा नहीं आएगा। करो इसको सॉल्व और आंसर निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। कंडीशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होनी चाहिए, डी विल बी ग्रेटर देन 0। और क्या कंडीशन होगी दूसरी? बच्चों डी ग्रेटर देन 0 के अलावा और क्या कंडीशन होगी बताओ? f2 लेस देन 0। बिल्कुल ठीक, f of 1 into f of 2 लेस देन 0। तुम में से हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो ये समझने में, तो बेटा मुझे रोक के पूछ सकते हो अगर पूछना है तो, क्योंकि यही कंसेप्ट है जिनके आसपास क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। f of 1 into f of 2 लेस देन 0, क्योंकि 1 और 2 के बीच में रूट चाहिए, तो ये ऑब्वियस है कि f of 1 और f of 2 की वैल्यू अपोजिट आने वाली है। इसका मतलब तुमने मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव आएगा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है बता दो, एक दो बच्चे बता दो तो हो जाएगा। कोई नहीं सोल्व कर रहा क्या? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। 10 टू इंफिनिटी आएगी। बिल्कुल ठीक है, 10 टू इन्फिनिटी आएगी। 10 पे ओपन रहेगा। इसका आंसर इनफैक्ट वही है जो पहले वाले केस का आंसर था। पहले वाला केस था वन रूट स्मॉलर देन 2 अदर ग्रेटर देन 2, एक 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा। इसमें भी वही हो रहा है, 1 और 2 के बीच में एक रूट है। ठीक है, ये हो जाएगा सबका मेरे ख्याल से। एक और केस किसी को पूछना है तो पूछते जाओ साथ साथ। लास्ट केस दे रहा हूं, बोथ रूट्स बिटवीन 1 एंड 2। बोथ रूट्स बिटवीन 1 एंड 2, दोनों रूट 1 और 2 के बीच में होने चाहिए। देखो जरा क्या बोल रहा है और कैसे आएगा, निकालो केस। केस 4, बोथ रूट्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या कंडीशन लगेंगी? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि दोनों के दोनों रूट जो है 1 और 2 के बीच में है, तो माइनस बी बाई 2a भी 1 और 2 के बीच में होगा। बस इतना करना, इतना करोगे तो हो जाएगा। वैसे तो और कंडीशन भी लगेंगी इसके अंदर, लेकिन इतना करने से क्वेश्चन हो जाएगा, पता चल जाएगा। और कंडीशन क्या लगेगी? a इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 4 कंडीशन लगेंगी, लेकिन तुमको 4 कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर f of 1 तो पता ही है ना, पॉजिटिव। नहीं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वाला केस करोगे ना, देखो ये वाला केस करके देखो एक बार। माइनस बी बाई 2a बिटवीन 1 एंड 2, माइनस बी बाई 2 कितना हो गया? माइनस बी बाई 2 हो गया मेरा, लिख रहा हूं मैं, m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बिटवीन 1 एंड 2। ये बन रहा है। सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इससे क्या आ रहा है? इससे आ रहा है m लेस देन 7 ग्रेटर देन 5, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि m अगर 5 और 7 के बीच में होगा तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे रियल। तो केस खत्म हो गया, इसका मतलब है 5। इसका आंसर हो गया 5। m की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमको दे रही है m बिटवीन 5 और 7, और डी की कंडीशन क्या दे रही थी? डी की कंडीशन दे रही थी 5 और 7 के बीच में नहीं हो सकता। तो चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा 5। पूछ लो किसी को कुछ पूछना है तो इस वाले में, फिर यहां से हम आगे चलेंगे। अभी बच्चों कर लो डिस्कस, कुछ है तो। क्लियर है सर। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ से अभी। तो इस ये जो हमने पार्ट किया है ना अभी, ये बेसिकली लोकेशन और रूट वाला,
तो लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो वो मैं आपको आज की क्लास के बाद एक और शीट अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले वाली शीट अपलोड की थी, तो उसमें आज की क्लास से रेलिवेंट जो थ्योरी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आईआईटी वाले वो मैं भेज दूंगा लिख के, और 2 क्वेश्चन हैंड रिटन भी होंगे, तो 2 हैंड रिटन इस बार हैं और 4 हैंड रिटन पुराने थे, तो 6 हैंड रिटन है, बाकी आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू में लिख के भेजे हैं और बाकी जेई मेंस वाले तो आपके पास ही। प्रैक्टिस वही रहेगी, सबसे पहले जेई मेन फिर जेई एडवांस के पीवाईक्यू, उसके बाद मेरे क्वेश्चन। तो मेरे वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने बता दिए चारों के आज, तो ये 4 और दोनों क्वेश्चन मिला के अगली क्लास में मैं इनको सोल्व कर लूंगा और भी बाकी डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ एक बार। डिस्कस होगा बेटा प्रीवियस ईयर वाला मुझे डाउट पूछोगे कर लूंगा डिस्कस, जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर मैंने लिख के दिए हैं तुम लोगों को, कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव, तो सारे नहीं करूंगा बेटा डिस्कस, सारे तो देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो है ही पीवाईक्यू का, तो सारे जिसको जो तुम बोलोगे कि सर इसमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, जैसे एक मैंने पैसेज दिया है बीच में ई पार एक्स वाला, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चे बोलते हैं सर ये वाला एक बार डिस्कस कर लो, तो ब्रीफली डिस्कस कर लूंगा पीवाईक्यू वाला। हाँ बोलो। ओके ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, अभी आगे बढ़ जाऊं मैं? सर आज के बाद थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर इस चैप्टर की? बेटा मेन थ्योरी तो मैं निपटा दूंगा आज। अभी देख थ्योरी में मैंने बोला था 3 पोर्शन है बेसिकली, एक होती है थ्योरी रूट से रिलेटेड कि अल्फा बीटा और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो हम देख चुके हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड, जो हम देख रहे हैं इस समय, जो कि हो गई है अब। और तीसरी जो थ्योरी है वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, जिस पर मैं आ पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोरलेस हमने थ्योरी के पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन थ्योरी का फायदा नहीं है जब तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस ना करें। तो जो अगली क्लास में रखूंगा वो सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए रखूंगा, तो 6 प्रॉब्लम तो वो जो मैंने दे रखी है, उसके अलावा जो भी तुम प्रॉब्लम्स मुझे डाउट्स कहोगे या तो मुझे डाउट्स भेजते रहो, कुछ डाउट्स हैं आए हुए हैं कुछ बच्चों के, वो भी देखो होता क्या है ना, एक बच्चे का एक डाउट में सबके साथ डिस्कस करना दिक्कत हो आती है, तो या तो ये है कि सारे डाउट्स मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूं या फिर पीवाईक्यू के डाउट्स कर लो मुझसे डिस्कस। तुम बताओ कैसे करूं, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लूंगा यार। वो 6 क्वेश्चन तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करूंगा जो मैंने हैंड रिटन दिए हैं, उसके अलावा फिर पीवाईक्यू में या बाकी कुछ क्वेश्चन तुम कहोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास में। बोलो क्या करना है? क्लास आपने जो बुक की फोटो खींच के दी थी वो मेंस के क्वेश्चन है? हाँ, जो बुक की फोटो मैंने कल खींच के भेजी है ग्रुप में, वो मेंस के हैं प्रीवियस ईयर्स के। मेरे पास थोड़ी पुरानी किताब है दिशा की, 2013-14 तक है, तो उसमें 2013 तक के क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उनके आंसर्स, उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कब दूं बताओ? आज ही दे दूं क्लास के बाद या कल डाल दूं ग्रुप पे? नहीं सर, अभी थोड़े से बच रहे हैं, वो कर लेते हैं पूरे। हाँ, तो मैं कल शाम को डाल दूंगा, परसों वाली क्लास से पहले डाल दूंगा बेसिकली, ठीक है। और जो मैंने पीवाईक्यू दिए ना एडवांस के, जो मैंने लिख के दिए हैं 1992 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, वो तो तुम्हारे पास किताबों में मिल जाएंगे, वो तुम लोग देख लेना, उनमें जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगा क्लास में। सर वो समझ नहीं आ रहे थे सर वो क्वेश्चन, सर वो ईयर ढूंढो सर, इससे बड़े सर आप मार्क करके दे दो ना, उसको बुक पे मार्क करके फोटो खींच के दे दो उसको। बुक पे मार्क करके फोटो खींच के भेज दूं? यस सर, इधर उधर होता है बुक में, ऐसे इजी रहता है है। अलग अलग है ना पीवाईक्यू। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जो मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद ही कुछ क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दूंगा मैं, और मैं लिख दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसमें, ठीक है? ठीक ठीक सर, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, अभी एडवांस के भेज दूंगा मैं अभी फोटो खींच के। ठीक सर। और मेंस वाले जो मैंने भेजे हैं, तो एक काम करूंगा, एडवांस के जो मैं अभी भेजूंगा उनके और मेंस वालों के आंसर मैं अगली क्लास से पहले ग्रुप में डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है? क्लियर है ये कंसेप्ट कैसे करना है? बढ़ रहा हूं मैं आगे थ्योरी के अगले पोर्शन पे, और जो 6 क्वेश्चन मैंने दिए ना जो हैंड रिटन है, वो 6 तो मैं क्लास में लूंगा ही, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है बेसिकली, थ्योरेटिकल है, तो वो सब लोग एक बार ट्राई कर लेना, और पीवाईक्यू और जेईई मेन वाले करते रहना अपने पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास के बाद फिर एपीजीपी शुरू कर दूंगा सीक्वेंशियली। अब बच्चों मैं आ रहा हूं इसके थर्ड पोर्शन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक और पोर्शन है जिसके क्वेश्चंस तुम्हें कहीं कहीं पे दिखाई दे सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखो, ऐसा है कि, हाँ बोलो सर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 1 और 2 के बीच रूट्स आ रहे थे, हाँ उसमें -b/2a वाली जब कंडीशन ले रहे थे तब 5 और 7 के बीच आ रहा था। हाँ और बाकी में 10 से ज्यादा 10 टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन रही थी। हाँ तो उसमें से हम कंसीडर कौन से करें, क्योंकि उसमें एक में शायद आपने क्रॉस बनाया था। नहीं बच्चे, तो ये देखना, जब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ कि -b/2a मेरा 1 और 2 के बीच में होगा, तो मेरी कंडीशन निकल के आती है कि m शुड बी लेस देन 7 ग्रेटर देन 5। लेकिन मुझे ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब m की वो वैल्यू जिसके लिए रूट्स रियल होंगे, वो वैल्यू कितनी है? वो है -∞ से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अगर m की ये वैल्यू होगी तभी तेरे रूट्स रियल होंगे। तो अगर रूट्स रियल होंगे तो रूट्स 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकते,
क्योंकि 1 और 2 के बीच में होने के लिए m को 5 और 7 होना है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि रूट रियल भी हो और रूट 1 और 2 के बीच में भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर, फिर वो f(1) और f(2) वाले से ही कर लो उसका। f(1) और f(2) की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अगर तू f(1) और f(2) लगाएगा तो f(1) और f(2) तुझे क्या देगा, वो देगा m greater than 10, तो तू कहेगा m greater than 10 होना चाहिए, फिर तू बोलेगा यहाँ से ठीक है m greater than 10 है और ये है तो हो जाएगा। लेकिन इस पे आएगा तो क्या करेगा, ये केस फिर फंसा देगा, क्योंकि अगर m greater than 10 हो गया तो 5 से 7 नहीं हो सकता, 5 से 7 हो गया तो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कोई भी केस नहीं आएगा ना, m का फाई हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक, चलो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी कभी कभी दिख जाती है। जैसे क्वेश्चन देखो छोटा सा, ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बाद कंसेप्ट कराता हूँ इसका। कह रहा है कि फाइंड के इफ द इक्वेशन 3x square plus 4kx plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0 have a common root। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हें दिखाई देंगे इस तरह के क्वेश्चन काफी जगह। अब इसमें ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे देखो ध्यान से। तो कह रहा है के फाइंड करो अगर इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो अगर कॉमन रूट है तो अगर इसके रूट देखो, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये सीधे हमको इक्वेशन दे रखी है इसने, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मींस 2x x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो उसने रूट दे रखे हैं इस इक्वेशन के, व्हिच इज x प्लस 2 into 2x minus half is equal to 0। That means x is equal to half और 2। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि k फाइंड करो अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। अब तुम्हें नहीं पता कौन सा रूट कॉमन है, हाफ भी कॉमन हो सकता है और 2 भी कॉमन हो सकता है। क्या करोगे, एक बार इसमें k को -2 है, हाँ -2 तो क्या करेंगे अब हम, एक बार k को हाफ डाल दो इस इक्वेशन में, k को नहीं सॉरी x को हाफ डाल दो, क्योंकि अगर हाफ कॉमन रूट हुआ, क्योंकि रूट कोई भी कॉमन हो सकता है ना, वो कह रहा है कि दे हैव अ कॉमन रूट। अब तुम्हें नहीं पता कौन सा रूट कॉमन है, तो अगर हाफ कॉमन होगा तो हाफ डाल दो, k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कुछ भी निकल के वो आंसर हो जाएगा। या फिर अगर x इक्वल टू -2 हुआ तो k कितना होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप से, k की दो वैल्यू आ जाएंगी कि अगर कॉमन रूट हाफ होगा तो ये हो जाएगा और कॉमन रूट अगर -2 होगा तो ये हो जाएगा। तो ये तो मैंने तुमको सीधा ही बता दिया कि अगर इस तरीके का कॉमन रूट का क्वेश्चन तो कैसे होगा। अब इसी को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी हो और वो मुझे बोलता है कि दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईआईटी वालों ने किया है। वो क्या करेगा, दो इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है। उसमें से एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है। तो अगर एक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब उस इक्वेशन का दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट होंगे। और अगर किसी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स हैं और दूसरी इक्वेशन के साथ उसका एक रूट कॉमन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। तो आईआईटी वालों ने ये कंसेप्ट कई बार यूज किया, वो कह देंगे एक रूट कॉमन है लेकिन होते दोनों रूट कॉमन है। तो एक बार इस कंसेप्ट को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछो, वरना मैं इस वाली स्लाइड को हटा रहा हूं जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो सपोज करो एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हम ले रहे हैं a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हुए इन दोनों इक्वेशन के, जैसे इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या होंगे 2,3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन ले लूं मैं 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके भी 2-3 होंगे, ये तो तुम्हें पता है, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन कुछ नहीं है, पहले वाली इक्वेशन का मल्टीपल है बेसिकली। तो अगर कोई कहता है कि दीज टू इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं बाई चांस, जो कि उस केस में होगा अगर एक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर इरेशनल हो गया। इरेशनल में भी ऐसी होगा, क्योंकि इरेशनल रूट भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आपको याद होना चाहिए ये बात। इरेशनल रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अगर एक होगा a प्लस रूट की तो दूसरा होगा a माइनस रूट की। तो अगर दो इक्वेशन का एक रूट कॉमन है जो कि इरेशनल है तो दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। तो बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन के इक्वेशन 1 का
और इक्वेशन 2 के, अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो क्या कंडीशन होगी बोलो? a1 by a2 कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, बिल्कुल सही। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये हो जाएगा। इसको इसमें भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें जो मैंने जेईई मेन के क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन है छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बच्चों को पता होता है लेकिन वो भूल जाते हैं उस समय। फिर मैं एक बार रिपीट कर पैरेलल वाला के वाला एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चे रिलेट कर पाए। देखो अगर ये दो इक्वेशन है a2x + b2y + इक्वल टू c2, तो इन दोनों इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा? कि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। एक भी सॉल्यूशन तब नहीं होगा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। और पैरेलल कब होंगी? व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2, दोनों का स्लोप सेम हो बट कांस्टेंट रेशियो के इक्वल ना हो। तो व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, that means there will be no intersection, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि एक क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें जो मैंने असाइनमेंट भेजा जेईई मेन का, उसमें दिखेगा, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। 9th क्लास में आता है हैं 10th में पढ़ता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट है, लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, तो उन्होंने इसमें दे रखा है, क्वाड्रेटिक में डाल रखा है वो क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए जल्दी बता दिया है कांसेप्ट। ये है हमारे काम का, ये है इस समय कि अगर दो इक्वेशन है और दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो रेशियो कोएफिशिएंट का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं दूसरे कंसेप्ट पे जिसपे एक ही रूट कॉमन हो। अगर दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा तो क्या होगा? तो उसको दो तीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, बस पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो और कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। अब मान लो इसका रूट है अल्फा कॉमा बीटा और मान लो इसका रूट है अल्फा कॉमा गामा, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन रूट की कंडीशन निकालनी है, तो दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि इस वाली इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को a1 से डिवाइड कर दो और इसको a2 से डिवाइड कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, तुमको पता होगा, क्रैमर्स रूल, व्हिच इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये एक तरीका है इसके कॉमन रूट को निकालने का। इफ these equations have one root in common, if they have both roots common, then ये कंडीशन आ जाएगी वन रूट कॉमन। इसी कंडीशन को तुम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला, इस वाली इक्वेशन को a1 से डिवाइड कर दो, इस वाली इक्वेशन को a2 से डिवाइड कर दो। तो पहली को जब a1 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस b1 by a अल्फा प्लस c1 by a इज इक्वल टू 0, a1। और दूसरी इक्वेशन को a2 से करोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस b2 by a2 अल्फा प्लस c2 by a2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए, c2 by a2। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मर्जी कर लो, वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन है ये। बस इसी चीज को याद रखना जो मैंने बार बार बोला है। आईआईटी वाले क्या करेंगे, एक कंडीशन दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके, और एक दूसरी क्वेश्चन दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कहेंगे कि एक रूट कॉमन है। तो अब अगर तुम देखोगे तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 16 और 25 41, ये आ गया। तो अब इनका एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि अगर इसका एक रूट सर्ड है तो इसका वो रूट कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। तो उसके बाद तुम सीधा कह सकते हो 1/1 इज इक्वल टू m/5 इज इक्वल टू 3/-4, और वहां से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन। तो m की दो वैल्यू हो जाएंगी, या तो ये वाली या ये वाली। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड आईआईटी वालों का कि कहेंगे एक रूट कॉमन है लेकिन दोनों रूट कॉमन निकल जाते हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। और अगर एक ही रूट कॉमन हो बाई चांस तो ये कंडीशन आपके सामने है, क्रैमर्स रूल वाली, इसको लगा के आप कॉमन रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ। अब जो आता है, क्या बोल रहे हो बेटा? ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? बेटा क्रैमर्स रूल है ना, ये 11th क्लास में आता है ना, डिटर्मिनेंट में अगर दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो। कहाँ से आता है मैं बताता हूँ तुमको। देखो, अगर तुम्हें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, ये स्टैंडर्ड है। अगर दो इक्वेशन है, लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, मतलब ये नॉर्मली इसमें यूज होता है जब एक ही इक्वेशन दो बार आ रही होती है, जैसे अभी ऊपर वाले केस में थी। लेकिन अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो क्रैमर्स रूल से आ जाएगा। जैसे मैंने बताया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन है a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, ये स्टैंडर्ड है, ये तुम्हें यूज होगा आगे भी।
जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक a1x ये ले ली मैंने, प्लस c1 ले लेता हूँ, चलो इसको, और दूसरी ले लेता हूँ ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा मैं तुम्हें सीधा बोलूँ, तुम्हें नहीं पता क्रैमर रूल, चलो तुमको कहूँगी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तुम सोल्व करो इनको, कैसे करोगे तुम? तो पहले से तुम x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसको उठा के दूसरी में पुट करोगे, वहां से y की वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आती है सोल्व करके वो यही होती है जो यहाँ से आती है। कैसे लिखते हैं? इसे लिखेंगे x, जैसे पहला वेरिएबल x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, ये डिटर्मिनेंट से आती है बेटा। अगर तुम इसे डिटर्मिनेंट से सोल्व करो तो ये वैल्यू आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए ये क्रैमर रूल बन जाता है, स्टैंडर्ड आता है। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। दूसरा होता है माइनस वाई, ये वाई है ना, तो माइनस वाई कर दो, इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1। ये तो आता होगा जाते बच्चों को। यस सर। ठीक है, फिर भी बता क्रैमर देता पता हूँ। नहीं था सर क्या है। हाँ क्रैमर रूल है, इसका नाम है क्रैमर रूल, क्रैमर आदमी था जिसने दिया 10th क्लास का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। था। हाँ वही है ये, तो इसका आता वहीं से है। अगर दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो ये स्टैंडर्ड है, तो ये होता है क्रैमर सोल्व करने का तरीका। चलो चल रहा हूँ मैं यहाँ से आगे, ठीक है? यस ठीक है, तो बच्चों थ्योरी में अब एक हिस्सा और बचा हुआ है जो जिसके क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देंगे अलग अलग जगह, और वो एज ए कंसेप्ट एज ए टूल है, पता होना चाहिए। तो वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर एक सेकंड डिग्री एक्स की इक्वेशन को, एक्स की एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूं जीरो पे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और अगर जीरो पे इक्वेट ना करूं तो वो क्या रहता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या जरूरत पड़ती है एक बार समझते हैं। सपोज करो लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब मुझे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड रेंज ऑफ y, फाइंड रेंज ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सपोज करो ये क्वेश्चन है, कहता है कि भाई y की रेंज फाइंड करो। रेंज का मतलब क्या होता है, कहां से कहां जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं रेंज फाइंड करने के। एक तरीका ये है रेंज फाइंड करने का, सबसे पहला कि हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि भाई 3/4 से तो ये ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू होगी इसकी x इक्वल टू माइनस हाफ विच विल बी इक्वल टू 3/4। तो इसको देख के फिर मैं कह सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू 3/4 से लेके इन्फिनिटी। एक तो तरीका ये हो गया इसको करने का। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो मुझसे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं y को जीरो को इक्वेट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, x कुछ भी डालते जाओ उनकी अलग अलग वैल्यू आती जाएगी y की, तो जो प्लॉट करोगे वो बनेगा ग्राफ। तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। द मोमेंट यू इक्वेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू जीरो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि इसकी रेंज बताओ y की। तो एक तरीका रेंज निकालने का मैंने तुम्हें दिखाया है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बना दो, उससे पता चल जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कहता है कि हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमको पता है कि ये मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस b/2 है। इतनी हमको ग्राफ से नॉलेज है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस b/2 होती आएगी। ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, डिपेंड करता है, डीप है, ठीक है। लेकिन मिनिमम माइनस b/2 पे होगा दोनों केस में। मिनिमम माइनस b/2 है क्या, एक्स को माइनस b/2 डालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी, तो पुट कर दो। तो माइनस b/2 इस केस में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का माइनस b/2 हो गया माइनस हाफ। दैट मीन्स y minimum will occur when x is equal to माइनस हाफ। ये तो क्लियर होगा तुमको कि भाई y मिनिमम तब होगा जब x हमारा माइनस हाफ हुआ। तो हम निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो वो आएगी 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/4। तो y मिनिमम इज 3/4, दोबारा वही आ गया जो ऊपर आया था। तो ये दो तरीके तो स्टैंडर्ड है, ये तो हमको पता है, इसमें तो मेरे को लगता नहीं किसी को कोई डिस्कशन करने की जरूरत है, ये तो काफी ऑब्वियस चीज है। तीसरा जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाते। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया दो तरीकों से, लेकिन अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दूंगा तो वो इन दोनों तरीकों से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए मुझे तीसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं तीसरे तरीके की तरफ बढ़ूं, अगर किसी को अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तीसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
अब जरा ध्यान से सुनना भैया बातें, y इससे ज्यादा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ये दिया हुआ है कि एक्स वाई अगर आर होंगे तो y हमेशा ये होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। नाउ it's a quadratic equation in x which is equal to 0. That means if this quadratic equation has to have some roots, अगर इसके रियल रूट चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने इक्वेशन बना दिया है, तो my discriminant should be greater than equal to 0 if basically for roots to exist, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। अब इसके रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, जब d greater than equal to 0 होगा। निकालो इसका d कितना होता है, b square minus 4ac greater than equal to 0, डालो वैल्यू, b square 1 minus 4 a1 c 1 minus y greater than equal to 0, कितना आ गया, 1 minus 4 plus 4y greater than equal to 0, which means y is greater than equal to 3/4। ये जो तीसरा तरीका हमने लगाया है, ये तरीका है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। ये तो बहुत सिंपल सा केस था, इसमें सीधा हो गया, लेकिन अब मैं जो अगले एग्जांपल्स लूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे अप्लाई करना है और क्या इसका तरीका है सॉल्व करने का। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो मुझसे पूछ लो, अभी थ्योरी में अगर डिस्कस करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट में बन सकते हैं, जो कि मैं आपको कराऊंगा अभी। सर हाँ बोलो। सर जो यहाँ पे x2 + x + 1 है, हाँ सर ये तो मतलब इसका d < 0 है। हाँ, बट जब हमने इसको मतलब y को तो लेकर गए तो हमने ये d > 0 की कंडीशन क्यों लगाई इसमें? हम ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, ये जो तुम्हारे सामने है, इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर d > 0 होगा। तो वो लगा के मैंने चेक किया तो पता चला कि y को 3/4 से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर y बेसिकली देख हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, ये x² + x + 1 है। अगर तू इसका ग्राफ बनाएगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसका d < 0 है, ये हमको सबको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हर पॉइंट पे y है ना, बेसिकली ये y है, y फंक्शन की वैल्यू है अलग अलग पॉइंट पे। तो y मिनिमम कितना हो जिससे कि इसके रूट आ जाए। मैंने जैसे y को इधर लेके गया तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन में से y को घटा दिया। तो y को कम से कम कितना घटाऊं कि रूट आ जाए, तुझे पता चलेगा जो मिनिमम वैल्यू है वो घटा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा 3/4 घटा दो, इसका मतलब है तो आ गया y 3/4 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते ही मैं देख रहा हूँ कि यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसके देखूंगा रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, मुझे y की वो वैल्यू पता चल जाएगी जो अगर मैं इसमें से घटा दूं तो रूट आ जाएंगे, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज हुआ क्या? नहीं सर अब समझ आया। हाँ ठीक है भाई, पूछो, किसी को पूछना है, मैं अगला एग्जांपल लूंगा, तगड़ा एग्जांपल है, उससे आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या यूटिलिटी है। क्योंकि ये तो सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, x² + x + 1। ये तो अगर तुम्हें ये वाला तरीका नहीं भी पता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला, तुम इसको कर दोगे जैसा हमने किया 2 तरीकों से। लेकिन जो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा वो नहीं कर पाओगे तुम, अगर तुमको ये तरीका नहीं पता, तो इसलिए जानना जरूरी है ये मेथड। और क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें इस तरीके के किताब में। सर हाँ बोलो। एक बार जरा इसके रूट सर एक्स एक्सिस से नीचे ले लेना तुम। दोबारा बोल। सर जो इसके रूट्स हैं मतलब एग्जिस्ट करते हैं, इसके जो x² + x + 1 ऐसे बना दो सर। x² + x + 1 के रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना, कहाँ करते हैं? मतलब बना दो आप ऐसे कि वैल्यू कुछ भी चेंज करके रूट एग्जिस्ट करा दो। अच्छा फिर ठीक y, है। तो फिर y कैसे निकलेगा, y मतलब सर फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा y। हाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। फिर अभी उसको देखियो, अभी मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, लग जाएगा तेरे को आइडिया क्या बोल रहा हूँ, अभी सर हो जाएगा। क्या नेगेटिव होने की सर, जब वो पहले से ही ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है वो। देख इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे आएंगे नहीं जो इक्वेशन सीधी सॉल्व हो रही हो। ये जो क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के निकालने के लिए, उन्हीं के आते हैं जिसकी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रही होती है, वहीं से y मिनिमम निकालना होता है। वैसा आएगा ही नहीं, ऐसी इक्वेशन देखो देगा ही नहीं वो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो तो इक्वेशन ऑलरेडी है ना, इसका तो पता ही है तुझे। वो ऐसी ही इक्वेशन आती है इसमें जिसमें ऐसी हो रही हो या फिर ऐसी हो रही हो, तो उससे ये y मिनिमम कितना होगा ये निकालने का तरीका होता है बेसिकली। ओके सर ठीक है। और ये मैंने तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दिया है, अभी मैं जो अगला एग्जांपल दूंगा उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगी। मिटा रहा हूँ बच्चों इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 तरीके के मेन क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लूंगा अलग अलग कैटेगरी के। एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, एक होमवर्क दूंगा। दूसरी कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, वो होमवर्क दूंगा। तो वो मैं आपको अभी डाल दूंगा शीट में जब मैं लिखूंगा। मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ एक, और मेथड तरीका बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रेंज पूछ रहा है ना बेसिकली। तो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, y दे रखा है उसने x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। अब उसने कहा कि y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब y की रेंज निकालनी है। अब ये ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं ना नीचे वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ना ऊपर वाली क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल है ना नीचे वाली क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल है, ध्यान से देखो। अब वो बोल रहा है कि y की रेंज निकालो, तो इसका तरीका जो है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं ऐसा घर के ले दूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूंगा दूसरी कैटेगरी का, और वैसे ये क्वेश्चन एक और दे दूंगा बाद में होमवर्क के लिए। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। ये क्या है, ये हमारा अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सप्रेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक की टर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सबसे पहले स्टैंडर्ड है। कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया, जो मेरे को एक्सप्रेशन दिया था मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने इसका कर दिया एक्स स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा था फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और यहाँ लिखा था फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन ये भी लिखा हुआ था फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये बन जाए। तो अब ये क्वेश्चन मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उठा के मैंने बना दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दो। तो d कितना हो गया, b स्क्वायर। देखो मैं खोल के लिख रहा हूँ वैल्यूज को उसी हिसाब से, जिससे मेरे को आराम से मैनेज कर सकूं बाद में। तो देख लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये हो गया b स्क्वायर, 3 को कॉमन ले लिया, माइनस 4ac। अब देखो 4ac में यहाँ पे 4 इंटू वाई माइनस 1 है, और 4 एक और मैं भी लगाऊंगा 4ac का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, और अंदर आएगा y माइनस 1, और यहाँ पे भी देखो y माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लो अभी इस स्टेप पे, वरना देख के पता चल तो रहा है कि ये होगा। ये स्टेप दोबारा बताना। बच्चे डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमको दिया हुआ है ये वाला, उसको उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दिया पहले, सबसे पहले। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ d ग्रेटर देन 0 पे। बस मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया, तो ये हो गया 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया थोड़ा सा, ताकि मैनिपुलेट कर पाऊं आराम से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। चलूं आगे। यस सर। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछ लो, कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है अभी लगा दो। इसमें क्या है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b। लगाओ भैया। तो पहला हो गया a माइनस b, तो ये हो गया 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4 a माइनस b इंटू a प्लस b, 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या निकल के आया, माइनस y प्लस 7 इंटू 7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के लिए क्या करूंगा, y माइनस 7 इंटू y माइनस 1/7 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस y प्लस 7 को y माइनस 7 लिख दिया है। क्या आंसर आएगा, 1/7 7। y 7 से बड़ा होगा या फिर 1/7 से छोटा होगा। हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 1/7 to 7। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आपको दिखाई देंगे किताबों में अंडर द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ऐसे सोल्व करते हैं इनको, देख लीजिए। स्टैंडर्ड मेथड्स हैं ये, आगे यूज होंगे कैलकुलस वगैरह में। सर बोलो। y इज इक्वल टू 1 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना ये। तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। यस सर, पर हमने इंक्लूड किया y इज इक्वल। हाँ तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो क्या हो गया, y की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है। y की वैल्यू 1 कब होगी, अगर तू y को 1 डालते तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे हो तो रहा है y 1, क्या दिक्कत है, नहीं समझा। वो ये पूछ रहा है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह मत देखना, क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है। वो ये कह रहा है कि अगर y ये है तो इसकी रेंज क्या होगी, y कहां से कहां तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व किया, और मैंने देखा कि इस इक्वेशन के रूट तब एग्जिस्ट करेंगे जब y यहां से यहां होगा। इसका मतलब अगर y ये है तो y 1/7 से 7 हो सकता है,
जैसे तूने बोला कि सर 1 नहीं होगा तो 1 होगा, अगर x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, देख ले। और x 0 हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है ना, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जी सर। तुम में से बहुत सारे बच्चों के लिए ये वाला जो मेथड मैंने किया है ये पहली बार कर रहे होगे तुम लोग, पहली बार तुमने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये लेवल 1 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक लेवल 2 क्वेश्चंस आएंगे जो मैं करूंगा इसके बाद समझाने के लिए, लेकिन एक बार इसको देख लो अच्छे से, पहले समझ लो, कंसेप्ट ना छूटे कोई। ठीक है सर। सर बढ़ू आगे? हाँ बोलो। सर बस ये समझ नहीं आ रहा कि इसका रेंज निकालने के लिए हमें y, ये जो इक्वेशन लिखी है x² y-1, इसका हाँ। सर 2 रूट क्यों देखने पड़ेंगे, क्यों एग्जिस्ट क्यों करने चाहिए ऐसे, मतलब नहीं भी नहीं नहीं करेंगे तो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं 2 रूट के लिए नहीं कर रहा, मैं 2 रूट के लिए नहीं कर रहा। देख मैं क्या कर रहा हूँ, तू समझने की कोशिश कर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय dx² प्लस ex प्लस f इज इक्वल टू y, सपोज कर। ठीक है, मैंने y को ये मान लिया, y एक्सप्रेशन, y इन दोनों का रेशियो है, और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि y इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये है, तो अगर ऐसा है तो y कहां से कहां जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो y कहां से कहां जाएगा ये निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया a माइनस डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस ई वाई एक्स प्लस c माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यहां तक कोई दिक्कत है तेरे को? नो सर। now this is a quadratic equation. This quadratic equation will have real roots if discriminant is greater than equal to 0. जैसे ही मैं कंडीशन लगाता हूं if discriminant is greater than equal to 0 इस पे लगाता हूं तो मेरे पास इससे y की रेंज आती है। तो y की रेंज का मतलब है y अगर यहां से यहां होगा तो ये इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे, इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे, मतलब y हमेशा इसके इक्वल होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x अगर y यहां से यहां रहा जो हमने रेंज निकली है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4 जो कि पिछला क्वेश्चन था डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x प्लस 4, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था शायद। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि y की रेंज निकालो। तो y की रेंज का मतलब है वो ये बोल रहा है कि x की मैं कुछ भी वैल्यू डालता रहूं रियल नंबर में कुछ भी, तो y कहां से कहां जाएगा। तो मुझे नहीं पता, ऐसे देख के मैं कैसे बताऊंगा y कहां से कहां जाएगा, बड़ा मुश्किल है बताना। कैसे बताओगे, तुम्हें क्या पता x की कौन सी वैल्यू पे क्या वैल्यू लेगा वो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होंगे। रियल रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि y रियल है, y कोई भी रियल नंबर है। तो मैं बोलता हूँ कि इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे। अगर इस इक्वेशन के रियल रूट है तो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो वहां से मेरा जो y की वैल्यू निकल के आती है कि y यहां से यहां होगा, तो वो बेसिकली y की रेंज जो आती है, क्योंकि अगर y वहां से वहां होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी बेसिकली। कंफ्यूज हो रहा है क्या अभी भी? ठीक है सर, हाँ हो गया। हाँ ठीक है, इसका मेथड समझ ले, किताब में देख लियो कहीं पे दिख जाएगा इसका लॉजिक, मैं अच्छे से समझा दूंगा एक बार मिलेंगे तो। इसमें है लॉजिक है, मुझे भी कंफ्यूजन होती थी जो तू बोल रहा है कि यार मैंने इक्वेशन क्यों बना दी, क्योंकि मैं इक्वेशन बना के निकाल रहा हूँ कि भाई 2 रियल रूट कब होंगे। तो 2 रियल रूट तभी होंगे जब y वहां से वहां होगा, इसका मतलब है ये y की रेंज है तभी रियल रूट होंगे, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये मैंने जो इक्वेशन निकाली है वो कहां से आई है, ये जो इक्वेशन आई है कहां से आई है, यहीं से तो आई है। तो y इसके इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वेशन के रियल रूट नहीं हो सकते बेसिकली, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है सर। ठीक है चलो ठीक है। तो बच्चों सर, मैंने एक, हाँ बोलो। हमने जैसे y को मल्टीप्लाई किया उसके बाद में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, हाँ बट अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा होगा तो फिर नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें, इस टाइप वो कैलकुलस से होगा। फिर मैं तुमको आगे काफी सारी चीजें कराऊंगा, अभी तुम लोगों को ना आइडिया नहीं है क्या कौन कौन सी चीजें हम आगे करेंगे, इसलिए इस टाइप के डाउट आते हैं। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी रेंज निकालने के लिए हम अलग तरीके से कर देंगे। वैसे ये भी इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन ये जो मेथड है ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इसके लिए चल जाएगा, इन दोनों मेथड के लिए चल जाएगा ये वाला मेथड। उसके अलावा कुछ आएगा तो हम कैलकुलस यूज करेंगे या बाकी फंक्शन यूज करेंगे। क्यूबिक वगैरह के लिए नहीं चलेगा ये मेथड डेफिनेटली, उसके लिए वो आएगा भी नहीं, आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं होगा, वो आएगा नहीं। बढ़ू आगे? ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस डालूंगा अभी उसमें मैं इस वाले क्वेश्चन को भी पुट कर दूंगा, जो मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिस का क्वेश्चन दूंगा। एक मैंने करा दिया है अभी, सिंपल सा था। जो प्रैक्टिस वाला है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, बट मेथड यही है। अब देखो एक और चीज, एक और टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, मैं ना एक आईआईटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ अब, और कौन सा उठा रहा हूँ ये भी बता देता हूँ मैं तुमको। मैं ले रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन 2003 4 मार्क्स सब्जेक्टिव, समझाने के लिए कंसेप्ट।
IIT 2003 4 मार्क्स। अगर तुम्हारे पास किताब है इस समय तो चेक कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं इसको समझा देता हूँ तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से कुछ तरह के क्वेश्चन IIT वाले यूज करते हैं, आइडिया भी लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है वो। चलूं आगे चलूं? क्वेश्चन लिखोगे मैं देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन लिखोगे? मैं लिखवा लेता हूँ क्वेश्चन, मैं लिखवा लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस, तुम्हें मेथड अब समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे मेथड लगाना है। अलग तरीके का क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, देखिए पता नहीं चलेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ध्यान से समझना कंसेप्ट है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देखो उसने ए और बी रियल नंबर दे दिए, लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, then find the values of a for which equation has unequal real roots। देखो लैंग्वेज देखो, unequal real roots for all values of b, ये क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। तो हमको वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन कैन हैव अनइक्वल रियल वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। अब वैल्यूज ऑफ ए चाहिए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। अब देखो इक्वेशन का दे रखा है, इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स, ये इक्वेशन है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा, इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी इस कंसेप्ट में जो मैं लिख रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को, क्योंकि इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट है। ठीक है, अब देखो मैं लगा रहा हूं डी ग्रेटर देन 0, तो जब मैं इसमें डी ग्रेटर देन 0 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -4 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक होगी बात, इसको आगे लेके चलते हैं। तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। अब देखो ये बन रही है क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक ए में भी बन रही है और बी में भी बन रही है। अब डिपेंड करेगा हम किस में बनाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इफ दिस इक्वेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। अब बी की हम कोई भी वैल्यू लेते रहे, हमको ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट है। तो जैसे ही मैंने अनइक्वल रियल रूट की कंडीशन लगाई, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ फॉर दिस इक्वेशन बी बिलोंग्स टू आर और ऑल वैल्यूज ऑफ बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऑल वैल्यूज ऑफ बी के लिए चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, बी में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ। मैंने तो बी में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्या बनेगा देखो जरा, ये बनेगी बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a इंटू बी, ध्यान से देखना अब क्या होने वाला है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये बनी इक्वेशन। पहले मुझसे ये बताओ कि यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? अब देखो, अब बच्चे वो बोल रहा है कि ए की क्या वैल्यू हो। हाँ बोलो, डाउट पूछो। सर वहाँ अगर ए का मतलब रियल वैल्यू रहता तो हाँ क्वाड्रेटिक बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे ए होता बी की जगह और यहाँ पे बी होता तो क्वाड्रेटिक ए में बनाते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों हो रहा है ऐसा, अभी दिख जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इस इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। बी की आप जो मर्जी वैल्यू डाल दो, लेकिन इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट होने चाहिए, उसके लिए हमको ए बताना है। तो अब मैंने जैसे ही उसको अनइक्वल रियल रूट की कंडीशन लगाई, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि बी में क्वाड्रेटिक है। अब ये फंक्शन ऑफ बी है, एक क्वाड्रेटिक है बी में जो ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो बी में जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। मतलब क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बताओ समझ में आ रही है ये चीज जो लिखी है मैंने यहाँ पे, इस इक्वेशन का, ये जो काले डिब्बे में इक्वेशन लिखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है और ये बी में क्वाड्रेटिक है।
जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है लीडिंग कोफिशिएंट, तो 1 पॉजिटिव है और ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। जैसे ही तुम इसका डी लेस देन 0 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए का जो तुम्हें चाहिए था। पूछो, डिस्कस करो। सर इसका भी डी निकालना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इस इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट रहे, चाहे बी कुछ भी होता रहे। तो जैसे ही हमने अनइक्वल रियल रूट की कंडीशन निकाली, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए तुम इसमें बी कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे। तो बी कैन बी एनी नंबर बट दिस शुड ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है बी में, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी। एक्स एक्सिस के ऊपर कब रहेगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। बस हो गया क्वेश्चन। इसका तुम डी लेस देन 0 लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देंगे। तो जैसे ही मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करूंगा, 4 - 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 × a स्क्वायर प्लस 4a - 4, मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर। इसका करूंगा डी लेस देन 0। किसका लेस देन 0 करना है, किसका ग्रेटर देन 0 करना है, इसको ध्यान रखना, इसी के नंबर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन 1, ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। सॉरी, ग्रेटर देन 1। 4 नंबर का क्वेश्चन आईआईटी का, किताब में दिख जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा अभी इसी टॉपिक का, जिससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले इसमें डिस्कस कर लो अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड थ्योरी है। इसमें तुम्हें अगर y की टर्म्स में दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का, जो कि y की टर्म्स में दिया हुआ है, तो y की रेंज निकालने का मेथड होता है इसमें। तो उसी को आईआईटी वाले अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने रेंज नहीं पूछा, उसने कुछ और पूछ लिया, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। इसमें देखो हमने y कुछ नहीं बनाया, लेकिन कंसेप्ट वही लगा रहे हैं हम। यानी इक्वल रिलेट का कंडीशन लगाया, एकदम ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या किया, डी लेस देन 0 कर दिया इसके लिए। अगला क्वेश्चन करूंगा उसमें भी ऐसे ही होगा। बताओ, बढ़ जाऊं आगे? यस ठीक ठीक बच्चों, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी टॉपिक का, थोड़ा सा मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल का है, तो वो तुमको एक बार प्रैक्टिस कर सको। वैसा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और भी दूंगा घर के लिए बाद में, लेकिन एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय a प्लस 3x स्क्वायर, नहीं a प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर, ये दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है फाइंड a। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर डिपेंड करेगा किस तरीके से प्रोसीड करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a for which y, देखो लैंग्वेज देखो, for which y takes all real values for all real x। ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, अप्रोच वही लगेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके का है, काफी लेंथी जाएगा ये, तो इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है अपने पास, जिससे मैं सीधा इसकी वैल्यूज डाल दूंगा। तुम्हें मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए करा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही, वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होंगी। तुम्हें दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन, जब तुम आईआईटी के क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेंगे। इनफैक्ट मेंस में भी आते हैं, मेंस में थोड़े सिंपल लेवल के आते हैं, वैसे आते हैं जैसा अभी हमने पहले वाला सॉल्व किया था, वो रिलेटिवली सिंपल है। उसमें सीधा तुम क्वाड्रेटिक बनाओ एक्सप्रेशन और सॉल्व कर दो। इस वाले में तुमको 2-3 बार लगाना पड़ेगा कंसेप्ट। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, अभी कुछ डिस्कस करना हो तो, कोई चीज समझ ना आ रही हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए फॉर विच y टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल रियल x। तो y जो x है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, और y क्या है, वो भी ऑल रियल वैल्यूज है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय a प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू r। ये दे रखा है मेरे को कि सारे xy जो है, xy सारे रियल नंबर हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका बनाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा मैं। तो देख लो, a ये 4x स्क्वायर है, y है a प्लस 4yx स्क्वायर। मैं सीधी लिख रहा हूँ, चेक कर लेना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। a प्लस 4yx स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ay इज इक्वल टू 0। ये बनी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक होगा ये, तो सबको दिख रहा होगा ये। नाउ
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू R। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होंगे? इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x रियल है तो कोई ना कोई x रियल इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो रियल अगर x को सेटिस्फाई कराना है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे तुम करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हारे पास आएगा 9 + 9y स्क्वायर माइनस 18y, दैट इज b स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसलिए मैंने करके रखी हुई है ऑलरेडी। प्लस 4 × 4 + ay × a + 4y, ये बना आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन, ये आया। इसको जब तुम आगे सोल्व करोगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा कंबाइन कर दूं चीजों को, तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी कंबाइन करने के बाद वो ये आएगी जो मैं अब लिख रहा हूं। ये बनेगी 9 + 16a, चेक कर सकते हो आराम से, वही चीज आने वाली है जो लिख रहा हूं। 9 + 16a y स्क्वायर, 9 + 16a y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 46y। नंबर्स में मत जाओ, नंबर तो सिर्फ कैलकुलेशन के हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं मैं। प्लस 9 + 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा इसका जब तुम सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने बनी हुई है, ये फंक्शन ऑफ y है। फंक्शन ऑफ y विच इज अ क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ? एक फंक्शन ऑफ y है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू b है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले तो मेरे को इसको इस पे एग्री कर जाओ कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। पहले ये समझ लो, अगर इसको कुछ पूछना है तो पहले पूछो इसको। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है। अगर कोई बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुम सीधा बोलोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर वो बोलता सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, तो तुम बोलते लेस देन 0। ये तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ये कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। यस सर। ठीक है बच्चों, किसी को अगर कोई डाउट है पूछना है तो पूछ लो, एक बार मैं रुका हुआ हूँ, फंसना मत यहाँ पे। चलो हो गया। सर डी स्मॉलर वाला बता दो एक बार। कौन से वाला? डी स्मॉलर वाला? यस सर। नहीं समझा, नहीं, कौन सा बताना है, दोबारा पूछ। सर डी स्मॉलर देन 0 वाली कंडीशन सर। अच्छा देख, अगर कोई बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फंक्शन हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका Yes, मतलब sir. क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा ना, तभी तो होगा ऐसा, वरना कैसे होगा? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ अब। तो हमने इसका ये रिजल्ट बना लिया, तो इस रिजल्ट ने हमको कहा कि ये जो फंक्शन है y में क्वाड्रेटिक बन रही है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब हुआ, सबसे पहली बात 9 + 16a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन आएगी, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा इसको। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी? इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर सकता है या फिर बिल्कुल टच नहीं करेगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो जब तुम इसको लेके आगे जाओगे सॉल्व करने के लिए, तो इन दोनों कंडीशन को जब तुम सॉल्व करोगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएंगी, आंसर निकल के आएगा a बिलोंग्स टू 1 to 7। तो तुमको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये कंडीशन लगाओगे तो ये आ जाएगा। डी लेस देन इक्वल टू 0 लगाओगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो भी लिख देता हूं मैं, थोड़ी लेंथी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी a + 4 का होल स्क्वायर, जब इसका डी लेस देन 0 करोगे a - 1 × a - 7 लेस देन इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। ये क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं आईआईटी की किताब में। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तुम्हें दिखाई देंगे, तो उसमें स्टैंडर्ड तुम्हें ये देखना है कि वो बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि फाइंड a फॉर विच y टेक ऑल रियल फॉर ऑल रियल x। तो ऑल रियल x है, इसका मतलब है x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और y जो है उसमें डिस्क्रिमिनेंट में आएगा। ये देखो y डिस्क्रिमिनेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा। उसके बाद देख लो और आगे क्या कह रहा है, जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा लेस देन इक्वल टू 0 लग जाएगा। अगर ये चीज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होती बाई चांस, तो तुम क्या करते? डी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लेते। नहीं, अगर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, दोबारा डी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता। तो ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डी लेस देन 0 कब लगाना है, ग्रेटर देन 0 कब लगाना है इनइक्वालिटीज में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस में। अब मैं ऐसे तुमको दो क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, जो भी मैं शीट अपलोड करूंगा उसमें डाल दूंगा। एक ऐसे वाला होगा जिसमें 2 बार तुम्हें लगाना पड़ेगा ये रिजल्ट, और एक सिंपल वाला होगा जो एक बार ही में हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो, एक बार मुझसे डिस्कस कर लो। बोलो, कुछ करना है डिस्कस? क्लियर है ये कंसेप्ट?
सर अगर ये जो 9 + 9y² - 18y वाली इक्वेशन है, ये हाँ। स्मॉलर 0 होती तो सर क्या बताया था आपने? बच्चे अगर ये स्मॉलर देन 0 होती तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक y की क्वाड्रेटिक है जो लेस देन Yes. इक्वल टू 0 है। तो y की क्वाड्रेटिक अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 हो जाएगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा बस। सर d तो पॉजिटिव रहेगा ना, अगर a नेगेटिव होगा तो d पॉजिटिव रहेगा। नहीं नहीं, डी पॉजिटिव का मतलब होता है रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो फंक्शन कह रहा है, अरे यार तू कंफ्यूज क्यों कर रहा है, रुक जाएगी भाई साहब। ax² + bx + c इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इसका जो कर्व बनेगा वो एक्स के नीचे रहेगा हमेशा। यही तो मतलब है Yes. इस बात का, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो ये कर्व ऐसा कब होगा? ये कर्व होगा, ये कर्व ऐसा कब होगा? ऐसा केस 1। केस 1 कब होगा? केस 1 होगा a लेस देन 0 और d लेस देन d इक्वल टू 0 कर दे। और केस 2 कब होगा? केस 2 होगा a लेस देन 0 और d लेस देन 0। तो अगर तू इन दोनों केसेस को कंबाइन कर देगा, अगर मैं इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दूं तो इन दोनों केसेस को कंबाइन करते क्या आएगा? यही तो आएगा, a लेस देन 0 और d लेस देन इक्वल टू 0। ये बोल रहा था मैं। ठीक है सर। हाँ, अगर कोई बोलता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, तब आ गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई बोलता है ax² + bx + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन इक्वल टू 0। ये बोल रहा हूँ बच्चे, ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा। हाँ सर, अब समझिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों मोटा मोटी जो थ्योरी है वो हमने आईआईटी वाली टच कर ली है और अब क्वेश्चंस बचे हैं जो कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी डाल दूंगा ग्रुप पे। जेई मेन वाली मैंने शीट डाली दी है ऑलरेडी, और जेई मेन वाली शीट और जो हैंड रिटन है उनके आंसर्स मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा। तुम लोग मुझे क्या बोल रहे हो, पीवाईक्यू जो एडवांस के हैं वो भी मैं फोटो खींच के भेज दूं? यस सर, बुक पे मार्क कर देना पेन पेंसिल से किसी से। ठीक है, मैं बुक पे मार्क कर दूंगा। मार्क नहीं करूंगा तो मैं उसके नीचे क्वेश्चंस लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर्स, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये काम मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक काम करता हूँ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, मैंने ये तो पता होंगे शायद, ये बचपन में छोटी क्लासों में होते थे। इस टाइप के तो आते होंगे ना करने, इन्फिनिटी तक कैसे निकालनी इसकी वैल्यू। एक्स मान के सर। एक पैटर्न X बन मान लो। जाता है। एक्स Y क्या, मान वाई है ना, वाई दे रखा है तो वाई को वाई मान लो। तो ये √6 + y हो गया, इसे स्क्वायर कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ये सब तो क्लियर होगा सबको। तो मेरे ख्याल से थ्योरी मैंने कवर कर दी है। अब क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में ही लूंगा और मैं वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मैंने दिए हैं। 4 दे चुका हूँ ऑलरेडी, लिख के भेजे हैं, और 2 और आज भेज दूंगा, 2-3 आज भेज दूंगा। उसके अलावा जेई मेन के और पीवाईक्यू जेई एडवांस के जो भी तुम कहोगे मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। उनके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं तुम्हारे तो मुझे भेज देना, मैं 1-on-1 भेज दूंगा। पारस ने या बाकी कुछ बच्चों ने भेजे हुए हैं मुझे क्वेश्चंस, मैं अभी बैठा नहीं उनके साथ, मैं बैठूंगा तो मैं इकट्ठे सोल्व करूंगा। सर। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार उसका प्रॉपर वे बता दीजिए सर, जिसमें जो होता है वो d = k² की फॉर्म में होता है, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए सर वो एक मैं वो जो वाला स्टैंडर्ड। क्वेश्चन, हाँ मैं सोल्व कर देता हूँ वो वाला क्वेश्चन एक बार ना, जो मैंने दिया था। वो थोड़ा मुश्किल है बट मैं एक बार कर देता हूँ डिस्कस, तुम लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखो हमने जो देखा था कंसेप्ट वो ये था कि ax² + bx + c = 0 जो है, इसके रूट्स हमें मिल रहे हैं अल्फा, अल्फा और बीटा दोनों मान लेते हैं। अल्फा और बीटा जो हमें मिल रहे हैं वो है -b ± √d/4a 2a, ये है रूट्स। ठीक है, तो -b +√d/2a एक रूट ये हो गया अल्फा, और दूसरा रूट बीटा मान लो -b -√d/2a। अब अगर a b c ये तीनों रैशनल मान लेते हैं हम कि a b c तीनों रैशनल हैं, तो अगर a b c रैशनल हैं तो अल्फा और बीटा भी रैशनल हो जाएंगे अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा यहाँ से, और अगर अंडर रूट हट जाएगा तो अल्फा बीटा रैशनल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली कंसेप्ट है। अब बता क्या पूछ रहा है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो अलग था, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बता क्या पूछ रहा है कंसेप्ट में। सर इसको d = परफेक्ट स्क्वायर, d की हमारे पास इक्वेशन है कोई, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मतलब कोई तरीका भी होता है क्या? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर को तेरे को k² मान ले। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए थे हैंड रिटन, उसमें एक क्वेश्चन था सबसे पहला जो बोल रहा था कि अगर एबीसी ऑड इंटीजर हैं तो प्रूव करो कि x² + bx + c = 0 के रियल रैशनल रूट नहीं हो सकते। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं अभी? सर उससे नीचे वाले करते सर, ऊपर वाले को तो हमने 1 3 4 में करके कर लिया था। नहीं 1 3 4 में मत करो, उसे मैथमेटिकली करो, ऐसे मत करो।
तुम लोग कहो सर, अगर सारे के सारे बच्चे एग्री हो तो मैंने जो हैंड रिटन दिया था उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था ABC आर ऑल ऑड इंटीजर्स देन प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स। तुम लोग अगर कहोगे तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा अभी, और कहोगे तो अगली क्लास में करूंगा। सर अगले में कर देना सर। ठीक है फिर सर, अगली में करूंगा। हाँ बोल पारस। सर उससे नीचे वाला देख लो सर, वो क्वेश्चन सर समझ नहीं आ यार फिर रहा मैं सारी अगले में कर दूंगा ना। चलो एक, अच्छा ये वाला कर देता हूँ भाई, 1 मिनट रुको। एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा था इसके दोनों रूट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ऐसा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी 50, 37, 19 और 61। इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, आंसर 50 है। अब मुझे बताओ किसी बच्चे का आया है 50? किसी ने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को? हाँ भाई, किसी का आया 50? किसी का नहीं आया? किसी का पढ़ा नहीं था और आया। आंसर नहीं आया। नहीं आंसर आया। ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर दूं? इसे कर देता हूँ कर- मैं यार, एक तो कर दे दो, एक कर दे दो। यस सर। बच्चों मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखना, और कितना सिंपल क्वेश्चन है ये भी देखना, और कहाँ गलती कर रहे थे ये भी देखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसका मतलब I1 I2 मान लो, तो I1 इंटू I2 हो गया 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नहीं B प्लस 1। I1 प्लस I2 हो गया B प्लस 1, और I1 I2 हो गया B प्लस 1, और I1 प्लस I2 कितना हो गया -A। ये तो सबको दिख रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। अब देखो निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? लिख लो वैल्यू, I1 I2 -1 का होल स्क्वायर प्लस I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गई बात? दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 प्लस I1 I2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2I1 I2। ये बन गया भाई। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका कैंसिल, ये दोनों। तो क्या बच गया भाई? ये बच गया आपका I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से I1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो गया I1 स्क्वायर 1 प्लस I2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस I2 स्क्वायर। ये आ गया भाई, विच इज इक्वल टू व्हाट? I1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू I2 स्क्वायर प्लस 1। यहां तक आ गए हम लोग। पूछना है किसी को तो अभी पूछ लो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस I1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस I2 स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि I1 I2 बिलोंग्स टू I पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 से। तो अब बस हो गया क्वेश्चन। अब यहां तक जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि I1 1 से बड़ा होगा, I1 0 नहीं हो सकता, तो 1 प्लस I1 स्क्वायर 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। देयर इज ओनली वन नेचुरल नंबर, मतलब दिस इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है। भैया जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 नंबर प्राइम है, 3 नंबर प्राइम है उसमें से, तो एक ही ऑप्शन बच गया। और वैसे भी अगर तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 50 को हम लिख सकते हैं, 50 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 विच इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो 50 कैन बी रिटन एज 1 प्लस I1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस I2 स्क्वायर। आपका आंसर आपके सामने है बोर्ड पे। तो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग तो लगाओ। हाँ बोलो। अगर इस अप्रोच से जाए ना तो सर, उससे जाए तो d को इज इक्वल टू k स्क्वायर करके सर फिर a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ ले जाए 4b प्लस 1 आ जाएगा, तो सर a प्लस k a माइनस k, सर फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बेटा मैंने ट्राई नहीं किया, तू एक बार अपना ट्राई लिख के भेज दियो मेरे को, मैं देख लूंगा एक बार दोबारा से। भेजा तो मैंने फिर सर ठीक है, उससे एक बार अच्छे से लिख के भेज दियो, मैं देख लूंगा एक बार दोबारा ट्रायल। लेकिन सारी अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए। तू ये बताना कि जो मैंने अप्रोच तेरे को दे रखी है सामने, जो तेरे बोर्ड पे, कितनी सिंपल अप्रोच है, बता क्यों नहीं आई दिमाग में? एक बार ट्राई तो कर, एक तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से ट्राई कर, थोड़ा मत करो क्वेश्चनों को, ठीक है? सर ये दिमाग में आया नहीं सर, मैं तो सीधा d इज इक्वल टू k स्क्वायर करने का सोचा था। हाँ नहीं तो तू देखना, तेरे को क्वेश्चन में दे क्या सकता है। देख अगर तू डी निकालता है तो डी सर। आएगा तेरा a स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब तेरा डी तू बोल रहा है डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से तू कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा है? ए और बी तेरे को ऑलरेडी दिए हैं, ऊपर से तूने लैम्डा स्क्वायर निकाल दिया। ऊपर से तेरे को ये समझना चाहिए कि तुझे क्वेश्चन निकालने को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके तू एक और वेरिएबल लैम्डा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करके कहाँ जाएगा? दिक्कत ही होगी। दूसरी बात,
तुझे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है एक को i1 ले ले, एक को i2 ले ले, उससे क्या होगा ना, उससे थोड़ा सा i1 i2 को मैनेज करने में आसान होगा। अब ये जो तू कंडीशन लगा रहा है, तो रैशनल की लगा रहा है, इंटीजर की थोड़ी लगा रहा है। अब रैशनल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इंटीजर की स्पेसिफिक कंडीशन लगाने के लिए बोल के i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी होगी, i1 i2 कितनी होगी, तो वो थोड़े क्वेश्चन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट आ रहा था इस पे, बाकी मैं अभी कोई नहीं करा रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से मैं बाकी क्लास रोक देता हूँ अब, और क्वेश्चंस डाल दूंगा ग्रुप पे, पीवाईक्यू वाले भी डाल देता हूँ और बाकी भी डाल देता हूँ जो मुझे देने हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी, सारी थ्योरी रिवाइज करो अच्छे से, मेरे वीडियो लेक्चर से करो, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है वहां से करो, उसके बाद जेई मेन के क्वेश्चंस करो, जो मैंने दिए हैं वही कर लो बेशक, और नहीं है तो, एंड देन यू प्रोसीड विद पीवाईक्यू आईआईटी वाले जो मैं भी डालूंगा, और उसके बाद फिर मेरे ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो मैंने लिख के दिए इनको अटेम्प्ट करना। मैं अगली क्लास परसों लूंगा, तो परसों तक सारे क्वेश्चन करके रखना, जिससे हम क्लास में डिस्कशन कर सकें। क्लास में तुम जो जेई वाले कहोगे, जेई मेन वाले जो मैंने शीट दी है वो वाली, या जो पीवाईक्यू में लिख रहा हूँ आईआईटी के, वो सारे, उनमें से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं सारे डिस्कस कर लूंगा क्लास में जो कहोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अब मैं ये शेयरिंग रोक रहा हूँ और मीटिंग बंद कर दूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस मीटिंग बेटा, एंड आई विल अपलोड द वीडियो। सर उसमें i1 6 और i2 0 ले लेंगे तो 30 बेटा i2 0 नहीं हो सकता ना, अरे i2 0 कैसे होगा जब वो पॉजिटिव और इंटीजर बोल रहा है, वो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 से शुरू होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से खुश रहो, फिर ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, मिलते हैं। ठीक है बेटा, मैं आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग नाउ।